हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में। तो यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में आज अपन स्टडी करना स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो इससे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। कई रूट के थ्रू अपन ने कम्युनिकेबल डिजीज किस तरीके से ट्रांसमिट होती है वो सभी रूट अपन ने इसके मोड ऑफ एक्शन सभी पढ़े हुए हैं। तो इससे बात करेंगे आगे कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती है, किस तरीके से वो ट्रांसमिटेड होती है, उनका कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, सभी के बारे में वन बाय वन करके इसे एक एक करके अपन पढ़ते चलेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली सीएचओ की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है और अपने चहेतों तक इसे आग की तरह फैला दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका सभी को बेनिफिट मिल सके कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना कि कुछ इससे भी बेहतर लिखा है शायद मेरी तकदीर में। तो निरंतर हो रही है सफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। तो आपको क्या करना है, अपने आप में एक अंदर से एक मोटिवेशन जगा करके अपने आप को क्या करना है, नर्सिंग ऑफिसर बनाना है। जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का ख्वाब आपने पहले दिन देखा था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको बेतोड़ जी जान लगा करके मेहनत करनी है। रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। तो वो अपनी भाव अपनी रगों में अपने खून में वो उबाल लाइए, वो जुनून जोश पैदा करिए ताकि आप आने वाली जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसको आसानी से इजी वे में जाकर के फाइट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज की कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है कि ऐसी डिजीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। अब वो खांसने छींकने से ड्रॉपलेट्स के द्वारा हो सकती है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा हो सकती है, ब्लड बॉर्न के द्वारा हो सकती है, वे कोई सा भी हो सकता है। लेकिन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर चली जाती है उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। जैसे लाइक दैट अपन स्टार्ट करेंगे आज एचआईवी से। कम्युनिकेबल डिजीज है, टीबी होती है, मीजल्स मम्स रूबेला, ये सभी क्या होता है, चिकन पॉक्स वगैरह, ये सभी क्या होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाती है, इसीलिए इन्हें कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। बात करें कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल की, तो नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीजेज होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है। जैसे हाइपरटेंशन है, एक पर्सन को है दूसरे पर्सन में नहीं जा सकती है। अगर आप खांसेंगे चीखेंगे ब्लड बोन किसी के भी संपर्क में रहोगे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाएगी। हाइपरटेंशन हुआ माइकोबैक्टीरियम से, जो भी ये डिजीजेज होती है बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, ये कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है। बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल में, जैसे एमआई का पेशेंट है तो एमआई ये नहीं है कि मैं किसी के जाकर के बाहों में गले मिलकर के लग जाऊंगा तो एमआई मेक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मेनली जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज की, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम the disease which is transfer from one person to another person। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीजेज होती है ट्रांसफर हो जाती है उन्हें नाम दिया जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेस के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं एचआईवी हुआ, टीबी हुआ, ट्यूबरक्लोसिस है, मीजल्स मम्स रूबेला वाली जो कंडीशंस होती है, मीजल्स मम्स रूबेला, ये सभी कंडीशन क्या होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है, इसीलिए इन्हें नाम दिया जाता है कि यहाँ पर कौन सी है। आपका सबसे ज्यादा जो कोविड है, कोविड 19 है, कोरोना वायरस है, वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू हुआ, कॉमन कोल्ड वगैरह होती है, ये सभी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने वाली डिजीजेज होती है। तो बाय द वे यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकती है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकती है, ब्लड बॉर्न के द्वारा हो सकता है। तो किसी भी तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर ट्रांसमिट हो रही है तो उन्हें नाम दिया जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज में अपन पढ़ने वाले हैं एचआईवी के बारे में। तो एचआईवी के बारे में आप सभी जानते हैं एचआईवी क्या होता है, ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एचआईवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। तो एचआईवी है क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी एक वायरस होता है। एचआईवी और एड्स होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो एचआईवी का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। अब एचआईवी क्या होता है, एचआईवी का मतलब होता है पेशेंट पेशेंट है जिसको कि एचआईवी के इन्फेक्शन है या एचआईवी इज ए क्या है, एचआईवी क्या है, एक आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस है। एचआईवी क्या है, आरएनए वायरस है। आयरन में भी डीएनए है, आयरन में भी कौन सा है, आरएनए है। आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर एचआईवी इज ए आरएनए वायरस है और कौन सा स्टैंडर्ड होता है, तो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है। तो एचआईवी क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी एक वायरस होता है। ये क्या होता है, आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड एचआईवी नहीं होता है। बात करेंगे एचआईवी की, तो एचआईवी एक सिंगल आरएनए वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड का होगा, फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। बात करते हैं एचआईवी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहां पर फैमिली कौन सी है एचआईवी की, तो लेंटी वायरस, लेंटी वायरस फैमिली से ये बिलोंग करता है। यानी कि जो लेंटी वायरस फैमिली है उससे ये बिलोंग करेगा। तो पूरा अपने एचआईवी के बारे में पढ़ा है कि एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, लेंटी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मेनली जो मोस्ट रेट्रोवायरल आरएनए, अब क्या है, एचआईवी एक रेट्रोवायरल होता है। तो यहाँ पर आप एक लाइन और स्टार मार्क लगा करके लिखिए कि एचआईवी इज ए रेट्रोवायरल वायरस। रेट्रोवायरल एचआईवी क्या है, एक रेट्रोवायरल है, रेट्रोवायरल फैमिली, लेंटीवायरस फैमिली में रेट्रोवायरल फैमिली है। तो रेट्रो लेंटीवायरस में क्या है, ये रेट्रोवायरल होता है। तो यहाँ पर एचआईवी के बारे में अपन ने बहुत सी चीजें देख ली है। तो मोस्ट कॉमन टाइप का एचआईवी जो पाया जाता है इंडिया में कौन सा होता है, तो टाइप थर्ड होता है, एचटीएलवी टाइप थर्ड होगा, वो मेनली इंडिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एचआईवी इन इंडिया। इंडिया में कौन से टाइप का मोस्ट कॉमनली एचआईवी देखने को मिलता है, तो एचआईवी एचटीएलवी थर्ड, एचटीएलवी थर्ड जो वायरस होता है, एचटीएलवी थर्ड, ये मेनली इंडिया में देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा पाया जाता है। एचटीएलवी का मतलब होता है ह्यूमन, एचटीएलवी मोस्ट कॉमन टाइप का जो एचआईवी वायरस होता है इंडिया में वो एचटीएलवी वायरस होगा, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस थर्ड, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस थर्ड। तो यहां पर मेनली देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन टाइप का एचआईवी पाया जाता है इंडिया में, वो एचटीएलवी थर्ड होता है, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस थर्ड मेनली देखने को मिलता है। बात करते हैं एड्स के बारे में, अपन ने एचआईवी पढ़ा है, तो एचआईवी एंड एड्स दोनों एक नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। और एचआईवी और एड्स में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एचआईवी के बारे में आपने पढ़ लिया है, एचआईवी के बाद में अपन पढ़ते हैं एड्स। तो सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो एड्स का फुल फॉर्म होती है, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो साथ के साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है यहाँ पर। तो एड्स का पूरा मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि ये एक जन्म से नहीं होता है, यहाँ पर किसी बाय द वे किसी में कांटेक्ट से ये मिलता है। जन्म में होगा तो कब होगा कि अगर कोई मदर है, तो अगर मदर एचआईवी इन्फेक्टेड होती है तो उससे उसके फीटस में या उसके जो न्यूबॉर्न होता है उसमें जाने की संभावना होती है। तो एक्वायर्ड हुआ, इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है, ये जाकर के इम्यून सिस्टम की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी कर देता है, उसकी इम्यूनिटी को बिल्कुल वीक कर देगा, उसे झकझोर करके रख देता है। और सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम का मतलब बात करूं
तो सिंड्रोम का यहाँ पर स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट कर लो कि सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। तो सिंड्रोम का मतलब देखने को मिलेगा ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यहाँ पर मौजूद होंगे, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ग्रुप का सिम्टम अगर कहीं पर देखने को मिलता है तो उसे नाम दिया जाता है सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। जहां पर एक से ज्यादा बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, किसी पर्टिकुलर डिजीज में एक से ज्यादा बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उन्हें नाम देते हैं सिंड्रोम के नाम से उसको जानते हैं। तो एचआईवी क्या है, यहाँ पर एचआईवी और एड्स में मेनली क्या डिफरेंस होता है। तो एचआईवी एंड एड्स होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं मेरे दोस्तों। एचआईवी होता है तो एचआईवी का मतलब होता है कि किसी अगर कोई पर्सन है वो एचआईवी वायरस से सफर करता है तो उसे एचआईवी पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको मेनली ध्यान रखना है कि एचआईवी किसे कहेंगे, एड्स किसे कहेंगे। एचआईवी एंड एड्स होते हैं बहुत आर डिफरेंट होते हैं। एचआईवी का मतलब होता है कि पेशेंट लिविंग विद द एचआईवी वायरस, अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए मैं हूं, तो मेरे को अगर मेरे में एचआईवी वायरस है तो मुझे एचआईवी पॉजिटिव कहा जाएगा। लेकिन एड्स कब कहते हैं, तो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कब कहा जाएगा, तो जब CD4 सेल होती है, CD4 सेल या हेल्पर सेल का काउंट होता है वो 200 से कम हो जाता है तो उस स्थिति को कहा जाता है, या वो कंडीशन जिसमें CD4 सेल या टी हेल्पर का जो काउंट होता है, CD4 सेल और हेल्पर सेल का जो काउंट होता है वो 200 से कम हो जाता है, 200 क्यूबिक पर एमएम से कम देखने को मिलता है तो उस स्थिति को या उस कंडीशन को नाम दिया जाता है एड्स के नाम से जानेंगे। तो आपका क्लियर है, डिस्टिल वाटर की तरह यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि आप जब भी आप कोई पूछेगा कि एचआईवी एंड एड्स दोनों सेम होते हैं तो आंसर देना है नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, एचआईवी कब कहेंगे, तो एचआईवी पॉजिटिव उन पर्सन को कहा जाता है जो कि सफर करते हैं जिनमें एचआईवी का वायरस प्रेजेंट होता है, एचआईवी पॉजिटिव कहलाता है। लेकिन एड्स कब कहेंगे, जब एचआईवी में जाकर के एचआईवी ने क्या कर दिया, सीडी की सेल 4 काउंट था, CD4 सेल काउंट पर अटैक किया और उसकी जो काउंटिंग थी या संख्या थी उसको कम करके 200 से कम हो जाती है तो उस स्थिति को कहा जाता है कि वहां पर एड्स के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा आपका एड्स का अपन ने खोल कर रख दिया है यहाँ पर एचआईवी और एड्स का। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपके लिए, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक और चहेतों तक इसे शेयर करते रहिए और आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए आप तैयार रहिए। आगे बात करते हैं कि एचआईवी के बारे में अपन ने बात कर ली है, अब यहाँ पर देखते हैं कि थीम के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी थीम थी, वो कब कब दी गई। तो 2018 की थीम की जो लेटेस्ट थीम है WHO ने दी थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले भी अपन ने एक थीम पढ़ी हुई थी कि थीम कौन कौन सी थी, WHO ने कौन कौन सी थीम दी है वो अपन ने पढ़ा हुआ है, पहले फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि थीम ऑफ WHO। तो वहां पर बहुत सारी थीम मैंने लिखाई हुई है तो वहां से आपको तुरंत इसी टाइम पे आपको साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, बात करते हैं थीम ऑफ द, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि एचआईवी एड्स होता है वो कब मनाया जाता है। तो एचआईवी एड्स से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में या CHO के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एचआईवी एड्स का जो एड्स होता है वो कब मनाते हैं, तो कौन से दिन मनाते हैं। एड्स इज सेलिब्रेट या मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब कहेंगे, तो एड्स दिवस होता है 1 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर अपन एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है 2 मिनट का, तो आपको पहले भी पता होगा कि 1 दिसंबर के दिन अपन ने वो शॉर्ट्स अपलोड किया था। तो एड्स है वो सेलिब्रेट कब मनाया जाता है, एड्स दिवस, तो यहाँ पर एड्स डे मनाया जाता है, एड्स डे मनाया जाएगा 1 दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, ताकि आने वाली जो भी आपके हैं उससे कैसे किस तरीके से एड्स से प्रिवेंशन किया जा सकता है, किस तरीके से अगर हो गया है तो उसका किस तरीके से उसको अर्ली आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा एड्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पर क्योरेबल नहीं होता है बट ट्रीटेबल होता है। एड्स इज नॉट क्योरेबल बट ट्रीटेबल है, इसका मतलब होता है, यहां पर आप लिख लीजिए कि एड्स इज
नॉट क्योरेबल। अगर एक बार किसी को एड्स हो गया है तो वो पूरी लाइफ टाइम रहने वाला है। एचआईवी हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एचआईवी का वायरस होता है बहुत ही डेंजर वायरस है, ये अपनी शेप को बार बार में चेंज करता रहता है। तो एड्स इज ए नॉट क्योरेबल बट ट्रीटेबल है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से उसको शरीर से निकाल करके बाहर पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है अगर कोई पर्सन है एचआईवी से पॉजिटिव हो गया है तो वो लाइफ टाइम एचआईवी से पॉजिटिव रहता है, उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, उसकी जो लाइफ होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से एचआईवी को इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं बॉडी से, क्योंकि एचआईवी वायरस होता है वो अपनी शेप को, स्ट्रक्चर को बार बार में चेंज करता रहता है। जब भी आप कोई भी एआरटी चलाते हैं उससे जैसे ही वो करेगा उसके रिप्लिकेशन को प्रिवेंट कर देती है, लेकिन जो पहले वाला वायरस था उसको डैमेज नहीं कर पाती है, क्योंकि वो अपनी शेप को बार बार में, स्ट्रक्चर और शेप को चेंजेस करता रहता है। इसीलिए एड्स है वो नॉट क्योरेबल है, बट यहाँ पर क्या है, ट्रीटेबल है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक और लाइन लिख लीजिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। इसीलिए कहा जाता है कि एचआईवी का प्रिवेंशन होता है वो बेटर होता है देन ट्रीटमेंट से। तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा एचआईवी के प्रिवेंशन पर फोकस करना है। अगर किसी को हो जाता है तो बाद में उसका ट्रीटमेंट करना है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक लोगों में हेल्थ एजुकेशन दे करके यहाँ पर मेनली रोकना है, उसके प्रिवेंशन करना है, रोकथाम करनी है, एचआईवी को होने से प्रिवेंट करना है। अगर किसी को हो गया है बाय द वे तो उसका क्या करना है, बाद में ट्रीटमेंट करना है, लेकिन मेन फोकस करना है तो प्रिवेंशन पर करना है, क्योंकि प्रिवेंशन होता है हमेशा बेटर होता है किससे, ट्रीटमेंट से। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया है कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एवरी ईयर में यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे और वहां पर लोगों में जागरूकता फैला करके, हेल्थ एजुकेशन दे करके उसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से एचआईवी को होने से प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इसमें बात कर लेते हैं थीम की कि थीम कौन कौन सी दी थी। तो थीम के बारे में अपन बात करेंगे। थीम्स ऑफ एड्स डे, एड्स डे के दिन कौन कौन सी थीम दी गई थी। 2018 की बात करते हैं। 2018 में 2000 जो लेटेस्ट थीम थी दो उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बात करेंगे 2018 से 2022 तक की जो थीम थी उन सभी थीम के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि 2018 में कौन सी थीम दी थी, तो नो योर एचआईवी स्टेटस, नो योर एच आई, ये किसने दी थी, WHO देता है नो योर द HIV स्टेटस। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आपको खुद के स्टेटस को बारे में देखना है कि HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। HIV, नो योर HIV स्टेटस, खुद के अपने स्टेटस के बारे में पता करना है कि HIV पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बारे में पता करना है। कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, 2019 की जो थीम थी वो क्या थीम थी, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, कम्युनिटी मेक द डिफरेंस बनाती है। तो 2019 में जो WHO ने थीम दी थी एड्स डे के दिन, वो दी थी कम्युनिटी मेक द डिफरेंस, कम्युनिटी मेक द डिफरेंस। बात करें 2020 की तो ग्लोबल की बात करें, 2020 की बात करते हैं तो 2020 की जो थीम थी वो थी ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड रिसाइलेंट सर्विसेज, ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड रिसाइलेंट सर्विसेज। बात करते हैं 2021 के जो थीम थी उसके बारे में बात करें तो यहां पर एंड द इनइक्वलिटीज एंड एड्स, बात करते हैं 2021 की, एंड इन इक्विलिटीज एंड एड्स।
तो यहाँ पर साथ के साथ आपको जो भी थीम थी उनके बारे में लिखते जाना है। और 2022 की जो लेटेस्ट थीम है वो है इक्वलाइज करना है सभी को। तो थीम ऑफ द एज डे की बात करते हैं। 2018 की जो थीम थी वो थी नो योर एचआईवी स्टेटस। सबसे पहले आपको अपने एचआईवी के स्टेटस के बारे में पता करना है। बात करें 2019 की तो कम्युनिटी मेक द डिफरेंस, कम्युनिटी किस तरीके से डिफरेंस पैदा कर सकती है। 2020 में ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड यहाँ पर क्या करना है, रिसाइलेंट सर्विसेज देनी है। एंड इनइक्वलिटीज एंड एड, आप क्या करना है, एंड करना है जो भी असमानताएं है, इनइक्वलिटीज है तो अपने आप एड्स होगा, उसका एंड हो सकता है। 2022 की बात करें इक्वलाइज, सभी को क्या करना है, एक साथ एक समानता में रखना है। बात कर ली है यहाँ पर अपन ने थीम्स की। आगे बात करते हैं यहाँ पर एचआईवी की जो हिस्ट्री है उसको खोल करके रखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से एचआईवी का हिस्ट्री का, यहाँ पर एचआईवी का सबसे पहला केस कब आया था। तो एचआईवी फर्स्ट केस की बात करें इन वर्ल्ड में सबसे पहले, यहां पर संसार में या वर्ल्ड में सबसे पहले केस कहां पर आया, तो कब आया 1981 में। कहां पर देखने को मिला, यूएसए में फर्स्ट केस आया था। कब आया था, वो 1981 में आया, फर्स्ट केस आया वर्ल्ड में। बात करें फर्स्ट केस इन इंडिया, फर्स्ट केस इन इंडिया, इंडिया में एचआईवी का फर्स्ट केस कब आया था, तो इंडिया में एचआईवी का फर्स्ट केस आया था 1986 में आया। कहां पर आया, तो चेन्नई में ये देखने को मिला। तो चेन्नई में फर्स्ट केस आया था। कहां पर आया था, चेन्नई में आया। भारत में फर्स्ट केस एचआईवी का कहां पर आया, चेन्नई में आया। कब आया, 1986 में आया। बात करें कि राजस्थान की, अपन राजस्थान में कब देखने को मिला, तो मेरे दोस्तों राजस्थान में जो फर्स्ट केस आया था कहां पर आया था, तो राजस्थान में फर्स्ट केस इन राजस्थान में जो फर्स्ट केस आया था 1987 में देखने को मिला। और 1987 में कहां पर आया, तो अजमेर के पुष्कर में आया। अजमेर, और अजमेर में क्या है वहां पर, पुष्कर। अजमेर में पुष्कर में सबसे पहले जो केस आया था राजस्थान में। बात करते हैं एचआईवी की हिस्ट्री के बारे में, तो एचआईवी की हिस्ट्री का पता लगाते हैं। सबसे पहले एचआईवी का केस था वो कहां पर आया था, एचआईवी का जो फर्स्ट केस था यूएसए में आया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1981 में देखने को मिला। बात करें कि इंडिया में कब आया, तो इंडिया में जो फर्स्ट केस था वो चेन्नई में देखने को मिला, 1986 में देखने को मिला। बात करते हैं राजस्थान में कब आया, तो राजस्थान में 1987 में अजमेर के पुष्कर में ये देखने को मिला। बात कर ली अपन ने। बात करते हैं अब कुछ पॉलिसी प्रोग्राम के बारे में, तो आपको एक एक है यहां से क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। सभी कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम में छपकर आ सकता है, इसीलिए आपको साथ के साथ में यहाँ पर नोट्स बनाते हुए चलना है एक साथ में आपको। इसीलिए धीरे धीरे आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। इसीलिए आपको अपनों का साथ देना है कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ हो। इसीलिए अपनों का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है, और अपने सबसे ज्यादा जो अपने होते हैं उनका कभी आपको साथ नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी के लिए कि इसी के सहारे, इसी उम्मीद के सहारे तो ये दरिया पार होगा, कभी तो कभी ना आपको भी आपकी किताबों से प्यार होगा। इसीलिए अगर आज आपको, आप अपनी किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। इसलिए जो, अगर आज जिसने सर झुका करके पढ़ाई कर ली है तो आने वाले समय में सबसे ऊंचा सर उसी का रहने वाला है। तो अपन बात करते हैं तो कुछ मोटिवेशनल लाइन आपको बार बार में मोटिवेट करने के लिए देनी पड़ती है, बूस्टर डोज देना पड़ता है ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सके। इसके बाद में अपन यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि नाको कब आया था। फर्स्ट केस के बारे में पढ़ लिया। एनएसीपी कब आई थी, एनएसीपी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज कब आई थी। यहाँ पर पीडियाट्रिक एआरटी कब चालू हुआ इंडिया में, पीडियाट्रिक एआरटी कब आई थी। तो
तो सभी के बारे में नाको कब एस्टेब्लिश हुआ, इन सभी के बारे में एक एक करके यहाँ पर अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि 1992 में एनएसीपी यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ। तो एस्टेब्लिश ऑफ द एनएसीपी कब एस्टेब्लिश हुआ, तो एनएसीपी हुआ था एस्टेब्लिश 1992 में। नाको कब एस्टेब्लिश हुआ, तो नाको एस्टेब्लिश हुआ 1992 में एस्टेब्लिश हुआ। बात करते हैं एनएसीपी क्या है, तो एनएसीपी का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, तो कब आया, तो यहां पर 1992 में आया। बात करते हैं नाको कब एस्टेब्लिश हुआ, नाको भी एस्टेब्लिश हुआ 1992 में। नाको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो एनएसीपी एंड नाको दोनों कब आए थे, 1992 में आए थे। बात करें नाको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि बात करें एनएसीपी तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में आए थे, 1992 में आए दोनों। बाद में बात करते हैं एनएसीपी की फर्स्ट फेज कब आई, तो एनएसीपी की जो फर्स्ट फेज थी, फर्स्ट फेज भी कब आई थी, तो फर्स्ट फेज कब आई, 1992 में फर्स्ट फेज आ गई थी। इसके बाद में बात करते हैं यहां पर कि 1 जनवरी 1998 को नेशनल प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन प्रोहिबिशन एक्ट कब आया, तो नेशनल प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन प्रोहिबिशन कब आया था, तो 1998 में आया। एनएसीपी की फेज कब आई, 1999 में आई। तो यहां पर आपको याद रखना है, एक एक आपको क्वेश्चन याद करते हुए चलना है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको कब एस्टेब्लिश हुआ, 1992 में हुआ। एनएसीपी कब आया, 1992 में आया। एनएसीपी की फर्स्ट फेज कब आई, 1992 में आई। इसके बाद में प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन प्रोहिबिशन कब हुआ, 1 जनवरी 1998 की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 जनवरी 1998 में क्या हुआ था, नेशनल यहां पर प्रोफेशनल क्या हो गया, ब्लड डोनेशन प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन प्रोहिबिशन। प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन प्रोहिबिशन कब हुआ, 1 जनवरी 1998 को प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन प्रोहिबिशन कर दिया गया। बात करें 1999 में क्या हुआ था, एनएसीपी की सेकंड फेज आई थी। तो एनएसीपी की जो सेकंड फेज थी कब आई थी, याद रखना है यहां पर 1999 में आई थी। बात करें यहां पर 2007 में, तो 2007 की बात करते हैं। एनएसीपी की फेज यहां पर चारों फेज एक साथ लिख लीजिए। तो एनएसीपी की थर्ड फेज कब आई, 2007 में आई। बात करें 2014 की, तो 2014 में एनएसीपी की फोर्थ फेज आ गई थी। तो यहां पर 4 फेज है, एनएसीपी की 4 फेज आई है। तो एनएसीपी की फर्स्ट फेज आई 1992 में, सेकंड फेज आई 1999 में, थर्ड फेज आई है 2007 में, और 2014 में कौन सी एनएसीपी की फोर्थ फेज यहां पर आ गई है। बात करते हैं 2002 में, तो नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी बना गई। 2002 में नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी, नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी कब बनाई गई, 2002 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी। तो नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी कब बनाई गई, तो यहां पर नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी कब बनाई गई थी, 2002 में बनाई गई। इसके बाद में बात करते हैं एआरटी कब आई। एआरटी का मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो एआरटी आई थी, इंडिया की बात करें एआरटी कब आई इंडिया में, तो 2004 में एआरटी को स्टार्टेड किया गया। एआरटी स्टार्टेड इन
इंडिया। इंडिया में 2004 में एआरटी को स्टार्टेड कर दिया गया। एआरटी का मतलब यहां पर लिख लीजिए एंटी, एआरटी का मतलब है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का मतलब होता है कि रेट्रोवायरस के अगेंस्ट में जो थेरेपी या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या एआरटी के नाम से जानते हैं। बात करें 2006 के माइलस्टोन की, तो 2006 में पीडियाट्रिक एआरटी आ गई थी इंडिया में। पीडियाट्रिक एआरटी स्टार्टेड इन इंडिया। पीडियाट्रिक एआरटी स्टार्टेड इंडिया में कब पीडियाट्रिक एआरटी आ गई थी बच्चों में, तो यहाँ पर 2006 में पीडियाट्रिक एआरटी को स्टार्ट कर दिया गया था। बात करते हैं यहाँ पर कि 12 फरवरी 2014 को एनएसीपी की फोर्थ फेज आई थी। तो यहाँ पर अगर आप डेट लिखना चाहे तो 12 फरवरी 2014 को फोर्थ पेज आ गई थी एनएसीपी की। तो ये पूरा इसका माइलस्टोन देखने को मिला कि कब इसमें कौन सा प्रोग्राम आया, कौन सा क्या हुआ। तो 2017 की अपन बात करते हैं। नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, 2002 में आया। लेकिन नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी एक्ट कब बनाया गया, 2017 में। तो यहां पर आपको लिखना है 2017 में क्या देखने को मिला, नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी आई थी 2002 में आई। लेकिन नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया, तो एक्ट आया बाद में आया, 2017 में देखने को मिला। तो यहां पर दोनों में ध्यान रखना है। नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी आई थी 2002 में आई, लेकिन नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो एक्ट आया था, और एक्ट कब आया, 2017 में। 2017 में नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया, जबकि 2002 में। बात कर लेते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड का टाइम है, फिर आगे बढ़ेंगे इससे। तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले अपन क्विक रिवीजन मार देते हैं इसका कि एनएसीपी कब आया। एनएसीपी 1992 में आया। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कब आया, 1992 में आया। एनएसीपी की फर्स्ट फेज कब आई, 1992 में आई। बात करते हैं सेकंड फेज की, 1999 में आई। थर्ड फेज 2007 में, और एनएसीपी की जो फोर्थ फेज थी वो 12 फरवरी 2000 कब में आई थी, 2014 में देखने को मिले। तो यहाँ पर 12 फरवरी 2014 को एनएसीपी की फोर्थ फेज आई। 2002 में क्या हुआ, नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी बनी। बात करें 2017 की, तो 2017 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रिवेंशन एंड पॉलिसी की जगह एक्ट बना दिया 2017 में। तो इस तरीके से इसका माइलस्टोन देखने को मिला। पीडियाट्रिक एआरटी भारत में कब आया, स्टार्ट हुआ, तो एआरटी स्टार्टेड हुआ था इंडिया में 2004 में। बात करें पीडियाट्रिक एआरटी कब स्टार्टेड हुआ, 2006 में। 2006 में पीडियाट्रिक एआरटी को स्टार्ट कर दिया गया। तो ये पूरा इस तरीके से इसका क्या है, पूरा माइलस्टोन है कि किस तरीके से कौन सा प्रोग्राम चला गया एड्स के प्रिवेंशन के लिए, एड्स के कंट्रोल के लिए, और किस तरीके से उसमें कौन कौन से डिजीज आती है, अभी यहाँ पर कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, इन सभी के बारे में अलग अलग अपन डील करेंगे। तो उससे पहले अपन सबसे पहले उसका एचआईवी वायरस होता है किस तरीके का देखने को मिलेगा, तो कोरोना वायरस होता है। इस तरीके से ही आपका एक और वायरस है एचआईवी वायरस, जो कि तहलका मचा देता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इसको क्या माना जाता है, यहाँ पर तो बात करते हैं एचआईवी वायरस की कि एचआईवी वायरस देखने में कैसा होता है। तो यहां पर आप एचआईवी की स्ट्रक्चर देख लीजिए। एचआईवी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो एचआईवी का स्ट्रक्चर किस तरीके का देखने को मिलेगा, तो एचआईवी का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ उबार देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जैसे कोई फंगस है बैठा हुआ है, यहाँ पर लाइटें लगाई हुई है, इस तरीके से चमकता दमकता अगर कुछ दिखाई देता है तो ये क्या है, एचआईवी का एक वायरस है मेरे दोस्तों। यहाँ पर किसी का कोई फोटो नहीं बनाया जा रहा है। ये एचआईवी का क्या है, एक तरीके से ये एचआईवी के ऊपर पोर पाए जाते हैं, जो कोर प्रोटीन होती है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रोटीन होती है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, इन सभी के बारे में अपन डिटेल में डील करने वाले हैं। तो एचआईवी में
कुछ इस तरीके का ये सिंगल स्टैंडर्ड नजर आता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। आगे बात करते हैं तो इसमें कुछ इस तरीके से कुछ रिबन लाइक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। मैं पेन चेंज करके आपको अच्छी तरीके से बना करके देता हूं, तो आप यहां से अच्छी तरीके से इसको अपने साथ साथ में आप भी बनाते रहिए कि कहां पर क्या होता है। तो बात करते हैं यहां पर जो एंटीजन पाए जाते हैं, दो प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जीपी 120 एंड जीपी 41। तो बात करेंगे यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है वो कहां पर होगा, तो यहाँ पर जो इसके इस पर होता है वो जीपी 121। जीपी का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन 121 एंड ग्लाइकोप्रोटीन जीपी ग्लाइकोप्रोटीन 41 देखने को मिलेगा। बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये प्रोटीएज देखने को मिलता है। तो प्रोटीएज यहाँ पर प्रोटीएज देखने को मिलेगा। बात करें यहां पर कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो यहां पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ आपका एचआईवी वायरस होता है, उसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये यहाँ पर एंटी ग्रेस देखने को मिलेगा। तो एंटीग्रेस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीएज होगा, मेनली होता है वो यही होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है ग्लाइकोप्रोटीन 121 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41 देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको मेनली ध्यान देना है न्यूक्लियोइड कोर प्रोटीन P24 भी पाई जाती है। तो यहाँ इसमें न्यूक्लियोइड कोर प्रोटीन पाया जाएगा। न्यूक्लियोइड कोर प्रोटीन P24 और P24 क्या होता है, एंटीजन होता है। इसका पता कब लगाते हैं, 18 साल से छोटे बच्चों में एचआईवी के कंफर्मेशन के लिए उसमें क्या पाई जाती है, छोटे बच्चे होते हैं 18 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, वहां पर मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इसीलिए उसमें एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है एचआईवी का पता लगाने के लिए, एचआईवी के कंफर्मेशन के लिए। बाद में अगर एचआईवी 18 मंथ से बाद का बच्चा है तो उसमें मैटरनल एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसीलिए आप क्या करवा सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें मेनली एलाइजा टेस्ट आता है आपका, जहां पर और कंफर्मेटरी जो टेस्ट होता है वहां पर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से टेस्ट, यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा। ये कौन से टेस्ट होते हैं, तो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। जबकि बात करें P20 एंटीजन P24 कौन सा टेस्ट है, एंटीजन है। पीसीआर कौन सा टेस्ट है, तो पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी क्या है, एंटीजन टेस्ट होता है। तो एचआईवी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। एचआईवी है बहुत ज्यादा ही सिक बीमारी है, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देती है इंसान में जाकर के, क्योंकि ये जाकर के सबसे पहले क्या करेगी, अटैक करती है CD4 सेल के काउंट पर अटैक करेगी। और CD4 सेल पर जैसे ही अटैक करती है वो बॉडी में इम्यूनिटी पावर होता है, टी सेल को बिल्कुल पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा करके रख देती है। बॉडी का इम्यूनिटी पावर बिल्कुल वीक हो जाता है और इसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आते हैं, क्योंकि आपका इन्फेक्शन जो कंट्रोलिंग पावर था, इम्यूनिटी पावर था, वो बिल्कुल डल हो चुका है। वहां पर किसी तरीके का कोई भी इम्यूनिटी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, तो जो भी आएगा वहां पर आपके चांटा मार करके चला जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई मान लीजिए कली जैसा पहलवान है तो उससे सभी लोग बच करके डर डर के चलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई हल्का मुल्का पतला सा बेचारा बिल्कुल कमजोर वीक सा शरीर है और उसका कि हवा आ जाए तो उड़ करके चले जाए कि पतली कमरिया मेरी आहा, वैसा वाला अगर किसी का पर्सन का शरीर देखने को मिलता है, बिल्कुल लचीली कमर है जिसकी, बिल्कुल नागिन के जैसी कमर है, हल्का फुल्का सा पतला सा आदमी है, तो उससे कोई नहीं डरता है। यही सेम इसके साथ कंडीशन होती है कि जैसे ही एचआईवी में जो जाकर के ये क्या करता है, वायरस CD4 सेल पे काउंट पे अटैक करता है, उनके नंबर को कम करता है। जब CD4 सेल का काउंट कम हो जाता है तो वहां पर मेनली उसको क्या हो जाती है, इम्यूनिटी होती है, पूरी तरीके से वीक और कमजोर हो जाती है, बिल्कुल डल हो जाती है। तो यहाँ पर इसका जो भी इंफेक्शन आएगा, अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन, पहले तो अगर वो पर्सन हेल्दी है तो उसमें कोई किसी तरीके का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन वो होते हैं जो इम्यूनिटी वीक है, मौके का फायदा
फायदा उठा करके मौके पर चौका लगा देते हैं, उन्हें ही नाम दिया जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, क्या देखने को मिलेगा। तो आगे बात करेंगे कि लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है एचआईवी की। तो यहाँ पर आपको हेडिंग लगाना है लाइफ साइकिल ऑफ द एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस किस तरीके से पेशेंट की बॉडी में एंटर करता है। एचआईवी वायरस था, एचआईवी वायरस मान लीजिए मैं एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन हूं और अगर आप मेरे से साथ में क्या कर देते हैं, यहाँ पर किसी तरीके से अगर मेरे से आप में ये ट्रांसमिट हो जाता है, मान लीजिए मेरा ब्लड था वो आपके कांटेक्ट में आ गया है, तो यहाँ पर ब्लड मोर सबसे ज्यादा ब्लड के चांसेस होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। मान लीजिए मैं एचआईवी पॉजिटिव पर्सन हूं और मेरे ब्लड के संपर्क में अगर किसी का ब्लड आ गया है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो भी क्या है, उसमें मोर चांसेस होते हैं, 95 to 100% चांसेस होते हैं मेरे में। अगर मान लीजिए मैं समझाने के लिए वापस से आज अपने टेडी को मैं उठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन कोई नालायक ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये टेडी आपने खरीदा था, ये आपको मिला था। तो मेरे दोस्तों मैं इसको खरीद करके लाया हूं, कोई भी नालायक इस पे बेफालतू का कमेंट ना करे। तो यहाँ पर आप देखते हैं अगर ये मान लीजिए मेरा टेडी है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा मैं एचआईवी पॉजिटिव, सपोज दैट के लिए मैं एचआईवी पॉजिटिव नहीं हूं, लेकिन मान लीजिए बाय द वे मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं या कोई भी ऐसा पर्सन है जो एचआईवी पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पर किसी तरीके से कोई चोट हो गई है और यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और मेरे टेडी में मान लीजिए किसी तरीके का कोई घाव था, मैंने घाव को इसको टच कर लिया, मेरे ब्लड के संपर्क में मेरे टेडी का क्या आ गया, ब्लड आ गया, तो मेरे से ये क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, मेरे से एचआईवी ट्रांसमिट होकर के टेडी में चला गया, इसे कम्युनिकेबल कहा गया। तो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट हो रही है, तो इसीलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, इसमें बात करेंगे किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाने से सबसे ज्यादा मोस्ट रिस्की होता है। 95 से 100% या 95 to 100% चांसेस होते हैं इसमें कि पर्सन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने के या ट्रांसमिट होने के बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि एचआईवी की साइकिल होती है किस तरीके से चलती है। तो सबसे पहले क्या होगा, एचआईवी वायरस एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी। मान लीजिए ये किसी तरीके की ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये ह्यूमन बॉडी देख लीजिए, तो ह्यूमन बॉडी है यहाँ पर किसी तरीके का, और ये आपका भाई साहब एचआईवी वायरस इधर से भगता हुआ आ रहा है। तो एचआईवी वायरस आकर के ह्यूमन की बॉडी में एंटर करेगा। तो यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर किसमें, ह्यूमन की बॉडी में ये वायरस था, और वायरस कौन सा है, एचआईवी वायरस है, 3 इडियट वाला वायरस नहीं है यहाँ पर मेरे दोस्तों। तो एचआईवी वायरस ने एंटर किया ह्यूमन की बॉडी में। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे, एचआईवी की लाइफ साइकिल किस तरीके से देखने को मिलेगी। तो एचआईवी की जो लाइफ साइकिल होती है, बात करते हैं एचआईवी के लाइफ साइकिल की। तो सबसे पहले एचआईवी वायरस एंटर इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले ह्यूमन की जो बॉडी थी उसमें एचआईवी वायरस ने आकर के क्या कर दिया है, एंट्री मार ली है। तो दिल में बजी एंट्री यार, तो दिल ने मारी घंटी यार, दिल में बजी एंट्री यार, वो वाला सतूना हो गया है यहाँ पर। तो एचआईवी ने क्या किया, आकर के एचआईवी वायरस सबसे पहले ह्यूमन की बॉडी में एंट्री करेगा। तो जैसे मैं इन्फेक्टेड था, मेरे से ब्लड इसमें लग गया है, तो इसको सबसे पहले क्या होगा, एचआईवी वायरस इधर से निकल करके इसके ब्लड में चला गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, एचआईवी ने जाकर के एंट्री कर ली, एचआईवी एंटर कर गया ह्यूमन की बॉडी में। तो एचआईवी वायरस एंटर इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बॉडी में सबसे पहले एचआईवी वायरस ने एंट्री मार ली है। उसके बाद में एचआईवी वायरस है जाते ही किसको ढूंढेगा, CD4 सेल को ढूंढेगा। तो यहाँ पर जो एचआईवी वायरस में अपन ने पढ़ा था कि इसके जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं 120 एंड
ग्लाइकोप्रोटीन 120, सॉरी वहां पर जो ग्लाइकोप्रोटीन था वो 120, ग्लाइकोप्रोटीन अपन ने वहां पर शायद 121 कर दिया है, तो ग्लाइकोप्रोटीन था 121 नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो कौन सा देखने को मिलता है वायरस में, तो 120 ग्लाइकोप्रोटीन होगा, तो वहां पर आप करेक्शन कर लीजिए अगर वहां पर 121 हो गया है तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41 देखने को मिलता है। तो यहां पर जैसे ही जाएगा एचआईवी वायरस किसमें एंटर किया, ह्यूमन की बॉडी में एंटर किया, तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 था वो जाकर के आइडेंटिफाई करेगा रिसेप्टर्स को। अब रिसेप्टर को किसके रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करता है, CD4 सेल के जो रिसेप्टर होते हैं CCR5 एंड CXCR4 उनको आइडेंटिफाई करेगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है कि जैसे ही वायरस एंटर किया बॉडी में तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 identify the receptor of CD4 सेल, CD4 सेल के जो रिसेप्टर होते हैं, CD4 सेल के कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, CCR5 एंड CXCR4, CCR5 और CXCR4 होते हैं, उनको जाकर के ढूंढने में लग जाता है। तो जैसे ही वायरस ने बॉडी में एंट्री मारी है उसके जो ग्लाइकोप्रोटीन था 120 वो जाकर के CD4 सेल को सबसे पहले जाकर तो CD4 सेल को काउंट को ढूंढेगा। CD4 सेल जैसे ही मिलती है उसमें उसके बाद में क्या करता है, वो उसके जो ग्लाइकोप्रोटीन था वो जाकर के उसमें रिसेप्टर को ढूंढता है। CD4 सेल में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं CCR4 एंड CXCR5 के CCR5 एंड CXCR4 के जो रिसेप्टर होते हैं उन रिसेप्टर को ढूंढेगा। तो CCR5 एंड CXCR4 के रिसेप्टर को जैसे ही जाकर के रिसेप्टर मिले, तो जैसे ही आपको अगर मान लीजिए आप किसी सोना बाबू से मिलने जाते हैं तो जैसे ही आप पहले सबसे पहले रेलवे स्टेशन गए, अगर बाय द वे आप ट्रेन से जाते हैं या मान लीजिए आप खुद अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो उसके बाद में जहां पर उसका पता होता है वहां पर आप जाएंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे उसको ढूंढते हैं। तो जैसे ही वो ढूंढते हैं मिलती है, उसके बाद में क्या हो जाता है उनका अटैचमेंट एंड फ्यूजन मिलेगा, वैसे ही जाकर के आप उसको बाहों में भर लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ पर इसने ग्लाइकोप्रोटीन ने क्या किया, ग्लाइकोप्रोटीन 120 ने जाकर के CD4 सेल में जो रिसेप्टर थे CCR5 एंड CXCR4 को उनको क्या किया, आइडेंटिफाई किया, पहचाना, उनका पता किया और जाकर के उनसे क्या हो गया, अटैचमेंट कर लिया, अटैचमेंट एंड फ्यूजन, अटैचमेंट किया उनसे और क्या कर गया, उनसे जुड़ गया। तो यहां पर उसके बाद में अटैचमेंट किया और उनसे फ्यूजन कर लिया। तो वायरल कंटेंट था साइटोप्लाज्म में ऑफ द CD4 सेल, तो जो इसका जो वायरल कंटेंट थे उसको किसमें डाल दिया इसने, वायरल कंटेंट को, वायरल कंटेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ CD4 सेल। CD4 जो सेल थी, CD4 सेल में जो साइटोप्लाज्म था उसमें जो भी वायरल कंटेंट थे उसने क्या कर दी है, एंट्री मार ली है। तो उसमें जो भी वायरल था उसमें वायरल जो कंटेंट थे उसको साइटोप्लाज्म में, CD4 की साइटोप्लाज्म में क्या कर दिया इसने, ट्रांसफर कर दिया। अब क्या देखने को मिलेगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट कर देगा इसको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जा रहा था वो क्या करेगा, अब इसका यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का भी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट द सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए वायरस था उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड में, कन्वर्ट द सिंगल स्टैंडर्ड टू डबल स्टैंडर्ड
डबल स्टैंडर्ड में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट द सिंगल स्टैंडर्ड टू डबल स्टैंडर्ड में इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर मेनली देखने को मिलता है कि जैसे ही क्या हुआ, अटैचमेंट एंड फ्यूजन हुआ, उसके बाद में जो भी वायरल कंटेंट थे उसको CD4 सेल में क्या कर दिया, उसने साइटोप्लाज्म में उसको एंटर कर दिया। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो यहां पर जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस था, अब क्या हो जाएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस बना दिया सिंगल स्टैंडर्ड से। तो इसका मतलब हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि यहां पर कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना, प्रोडक्शन ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बात करें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, तो वहां पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो इसके बाद में इंटीग्रेज होगा, वो एक्टिवेट करेगा डीएनए को एंड इंटीग्रेट द मेन चेन ऑफ द न्यूक्लियस। यहां पर जो इंटीग्रेज था वो क्या करेगा, इंटीग्रेज द, यहां पर अपन ने पढ़ा था कि इसमें इंटीग्रेज पाया जाता है। तो इंटीग्रेज क्या करता है, एक्टिवेट करता है डीएनए को। इंटीग्रेज एक्टिवेट द डीएनए, डीएनए को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो इंटीग्रेज एक्टिवेट द डीएनए एंड इंटीग्रेज ने क्या किया, एक्टिवेट किया डीएनए को एंड डीएनए इंटीग्रेज कर जाएगा मेन चेन ऑफ न्यूक्लियस की एंड डीएनए इंटीग्रेट इन मेन चेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की मेन चेन में क्या कर जाता है, ये एंटर कर जाएगा या इंटीग्रेट कर जाता है। उसके बाद एमआरएनए प्रिपेयर्ड होता है किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेज एक्टिवेट डीएनए करेगा, डीएनए इंटीग्रेट कर जाएगा मेन चेन ऑफ न्यूक्लियस की मेन चेन में। उसके बाद में एमआरएनए प्रिपेयर्ड करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो एमआरएनए क्या करेगा, mRNA prepare फॉर ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन के लिए एमआरएनए क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। उसके बाद में लॉन्ग चेन बनेगी प्रोटीन की एंड एसएसआरएनए बनेगा, प्रोटीएज होगा, कोर प्रोटीन P24 पे जाएगा और उसके बाद में असेंबल हो जाएगा वायरस एंड रिलीज होगा फ्रॉम द बॉडी से। तो इस तरीके की एक साइकिल देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले वायरस होगा वो पेशेंट की या पर्सन की बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद में ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है, वो आइडेंटिफाई करता है रिसेप्टर ऑफ द CD4 सेल, CD4 सेल के रिसेप्टर को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करता है, जिसमें CCR5 एंड CXCR4 को आइडेंटिफाई करके उनसे पास जाकर के लपट जाता है, चिपक जाता है, बाहों में भर लेता है, अटैचमेंट एंड फ्यूजन कर लेगा। वायरल कंटेंट को साइटोप्लाज्म होता है CD4 सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर देता है या उड़ेल देता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, वो कन्वर्ट करेगा सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में। इंटीग्रेज एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, इंटीग्रेट एक्टिवेट होकर के एक्टिवेट करता है डीएनए को, डीएनए इंटीग्रेट होकर के मेन चेन ऑफ न्यूक्लियस में जाएगा। एमआरएनए प्रिपेयर्ड होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। उसके बाद में लॉन्ग चेन बनेगी प्रोटीन की। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, दो रिजल्ट आएंगे, एक तो लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन की लॉन्ग चेन देखने को मिलेगी और दूसरे नंबर पे एसएसआरएनए बनेगा। आगे बात करते हैं इसके बाद में क्या होगा, यहां पर प्रोटीएज से कोर प्रोटीन बनेगा, कोर प्रोटीन
कोर प्रोटीन बनेगा। और कोर प्रोटीन कौन सा बनता है, तो P24 कोर प्रोटीन बनता है। उसके बाद में किसकी मदद से बनेगा, तो यहां पर प्रोटीएज की हेल्प से बनता है। प्रोटीएज की मदद से कोर प्रोटीन P24 बनेगा और वो जाकर के असेंबल कर देगा वायरस को एंड रिलीज करेगा सेल से। तो ये क्या करता है, असेंबल द वायरस एंड रिलीज फ्रॉम सेल। और वो वायरस बना है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा अब सेल से निकल करके। जो सेल थी CD4 सेल थी उसमें से क्या हो जाएगा, रिसेंबल करके वायरस वहां से रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है, वो चलती रहती है। आगे इसमें बात करते हैं कि यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होगा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। उसके बाद में HIV में विंडो पीरियड देखने को मिलेगा और विंडो पीरियड क्या होता है, कितने दिन का होता है, ये सभी अपन डिटेल में वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले HIV का इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं। तो HIV का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जहां पर इंक्यूबेशन पीरियड अपन ने डिजीज साइकिल पढ़ी थी तब पढ़ा था कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कोई भी माइक्रोब्स के बॉडी में एंटर करने से लेकर के उसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आने तक का जो समय होता है या जो इंटरवल होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो HIV का इंक्यूबेशन पीरियड होता है बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है, अंदर ही अंदर से ये खोखला करता रहता है। तो बात करें IP की, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं या IP की बात करें तो HIV का इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा 6 to 10 ईयर का होता है, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पर विंडो पीरियड की, तो HIV में विंडो पीरियड कब देखने को मिलेगा, तो विंडो पीरियड कितना होता है HIV का, तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि विंडो पीरियड क्या होता है। तो विंडो पीरियड मेनली देखने को मिलेगा 6 वीक टू 3 मंथ तक का देखने को मिलता है। बात करें अगर मैक्सिमम पूछ ले कि विंडो पीरियड कितना हो सकता है, तो 6 मंथ का देखने को मिल सकता है। तो 1.5 से 3 महीने का या फिर 6 वीक टू 3 मंथ का विंडो पीरियड देखने को मिलता है, मैक्सिमम 6 मंथ का हो सकता है। बात करते हैं विंडो पीरियड क्या होता है। तो विंडो पीरियड का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म की या HIV की बॉडी में एंट्री होने से लेकर के फर्स्ट जो एंटीबॉडी बनती है तब तक का जो समय होता है या टाइम इंटरवल होता है उसे विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। तो विंडो पीरियड का मतलब होता है कि एंट्री ऑफ द वायरस, एंट्री ऑफ HIV वायरस टू एंट्री ऑफ द HIV वायरस की एंट्री से लेकर के डेवलप ऑफ द फर्स्ट एंटीबॉडी इन द बॉडी में फर्स्ट एंटीबॉडी डेवलप होती है तब तक का जो टाइम इंटरवल होता है उसे विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। तो विंडो पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड दोनों अलग अलग होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जैसे ही HIV वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बॉडी में एंट्री करी है और उससे फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आने तक का जो समय होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। बात करते हैं सेकंड नंबर पे कि विंडो पीरियड क्या होता है। तो विंडो पीरियड का मतलब होता है बॉडी में कोई HIV वायरस एंटर करेगा और उसका जो फर्स्ट एंटीबॉडी बनती है, बॉडी में जो फर्स्ट एंटीबॉडी बनेगी HIV के अगेंस्ट में, उसे उस टाइम को या उस पीरियड को विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। तो विंडो पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड होता है, दोनों अलग अलग होता है। विंडो पीरियड 6 वीक टू 3 मंथ का होगा, मैक्सिमम पूछ ले तो 6 मंथ का हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, 6 साल से 10 साल तक का देखने को मिलेगा। बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कि किस तरीके से HIV का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा। तो HIV का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि HIV का जो HIV वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बॉडी फ्लूइड होते हैं हाई रिस्क पर होंगे,
बॉडी फ्लूइड्स एट हाई रिस्क, हाई रिस्क पर वो कौन कौन से बॉडी फ्लूइड होते हैं जो हाई रिस्क पर होते हैं? तो सबसे पहले तो बॉडी फ्लूइड जो हाई रिस्क पर होता है, फर्स्ट नंबर पे आता है ब्लड होगा। ब्लड में सबसे ज्यादा वायरल लोड पाया जाता है और ब्लड होता है वो हाईएस्ट में, हाईएस्ट कंसंट्रेशन में मेनली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ब्लड में इसकी जो कंसंट्रेशन होती है सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगा? तो ब्लड में अगर आप ब्लड के कांटेक्ट में आ गए हैं तो डेफिनेटली 95 टू 100% चांसेस होते हैं कि आप एचआईवी पॉजिटिव हो सकते हैं। सेकंड नंबर की बात करते हैं, यहां पर सीमन में हो सकता है। और सीमन किसमें पाया जाता है? तो मेल में सीमन पाया जाता है, उसमें होता है। बात करें फीमेल में तो वेजाइनल जो डिस्चार्ज होते हैं या वेजाइनल सिक्रेशंस में भी मेनली देखने को मिलता है। तो यहां पर एचआईवी ब्लड में देखने को मिलेगा, सीमन में देखने को मिल सकता है, वेजाइनल जो सिक्रेशंस होते हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। जो फ्लूइड्स होते हैं, अब बात करें फ्लूइड्स में कौन कौन से फ्लूइड है? पेरिकार्डियल फ्लूइड हुआ, पेरिकार्डियल फ्लूइड में देखने को मिल सकता है, पेरिटोनियल में देखने को मिल सकता है, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल, प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, इन सभी फ्लूइड में क्या पाया जाता है? तो मेनली इसमें पाया जाता है एचआईवी से वायरस पाया जाता है। एचआईवी की रिस्क होती है अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, इन सभी में क्या चांसेस होते हैं? यहाँ पर एचआईवी के चांसेस होते हैं। बात करें एमनियोटिक फ्लूइड की तो एमनियोटिक फ्लूइड में भी क्या मिलता है? यहां पर वायरस देखने को मिलेगा। बात करते हैं सीएसएफ की तो सीएसएफ में भी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी क्या देखने को मिलता है? सीएसएफ में भी वायरस, ये एचआईवी वायरस होता है, देखने को मिलता है। बात करें ब्रेस्ट मिल्क की तो ब्रेस्ट मिल्क में भी क्या देखने को मिलेगा? एचआईवी का वायरस देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी में अगर कोई फीमेल है जो एचआईवी पॉजिटिव है तो उसको अपना बच्चा होता है, नियोनेट या न्यूबॉर्न होता है, उसमें मेनली अगर फीमेल एआरटी ले रही है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन उसको अवॉइड करना रहता है। लेकिन इसमें अवॉइड करना है या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है वीनिंग, कि वीनिंग आपको स्टार्ट नहीं करनी है। और एक बार आपने वीनिंग स्टार्ट कर दी है तो वहां पर मेनली ज्यादा चांसेस उसके बाद में आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी होती है। तो क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं कटफट होने के इंटेस्टाइन में जाकर के, तो इसीलिए वीनिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगर वीनिंग करवा दी तो वहां पर ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं वापस से स्टार्ट करना है। ये जो मेनली चांसेस होते हैं कि जिसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बॉडी फ्लूइड एट रिस्क पर होगा, तो बॉडी फ्लूइड सबसे ज्यादा रिस्क पर होता है। यहाँ पर इसी के साथ में बगल में अपन लिख लेते हैं, तो यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड वगैरह आप इसी के नीचे लिख लीजिए, फ्लूइड के नीचे। तो यहाँ पर पेरिटोनियल फ्लूइड हुआ, साइनोवियल फ्लूइड हुआ, प्लूरल फ्लूइड हुआ, साइनोवियल फ्लूइड, सीएसएफ, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल, इन सभी में क्या पाया जाता है? एचआईवी वायरस पाया जाता है। फ्लूइड एट नॉट एट रिस्क, बॉडी फ्लूइड नॉट एट रिस्क। ऐसे कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिनमें कि एचआईवी की रिस्क नहीं होती है? अगर आप कांटेक्ट में आ जाए तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बॉडी फ्लूइड्स नॉट एट रिस्क, तो इसमें कौन कौन से ऐसे बॉडी फ्लूइड होते हैं जिनमें एचआईवी की रिस्क नहीं होती है? तो सबसे पहले सलाइवा, लार होती है, लार होगा, सलाइवा होती है, उसमें भी क्या नहीं होता है? एचआईवी वायरस नहीं पाया जाता है। टीयर्स की बात करें, आंसू में भी एचआईवी का वायरस नहीं होता है। यूरिन में एचआईवी का वायरस नहीं होगा, स्टूल में भी एचआईवी का वायरस नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सलाइवा हुआ, टीयर्स हुआ, यूरिन हुआ, स्टूल हुआ, स्वेट्स हुए, पसीने हुए, इनमें भी क्या नहीं देखने को मिलेगा? एचआईवी का वायरस नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे बॉडी फ्लूइड है सलाइवा, टीयर्स, यूरिन, स्टूल एंड स्वेट कि जिनमें एचआईवी का वायरस होता है, मेनली देखने को नहीं मिलता है। बात करें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा ब्लड में होता है, सबसे ज्यादा इंफेक्शन की रिस्क होती है अगर आप डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट में आ जाते हैं। सीमन में होता है जो कि
मेनली ट्रांसमिट होता है यहाँ पर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट होता है, उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू मेनली ट्रांसमिट होता है सीमन और वेजाइनल सिक्रेशन से। बात करें पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल, प्लूरल फ्लूइड या साइनोवियल फ्लूइड के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड में भी पाया जाता है। सीएसएफ में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो भी इसमें चांसेस होते हैं एचआईवी पॉजिटिव होने के। ब्रेस्ट मिल्क में भी एचआईवी पॉजिटिव या एचआईवी वायरस पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। ये आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, कौन सा कॉमन होता है, कब सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। तो मेनली जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं विद द एचआईवी पॉजिटिव पर्सन, तो ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो 2 सेकंड में इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के साथ में तो कितनी यहाँ पर चांसेस होते हैं, उन सभी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द एचआईवी पॉजिटिव वायरस। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर रिस्क पढ़ लिया अपन ने किस में होती है किस में नहीं होती है, तो आगे से आपको भी ध्यान रखना है अपनी सुरक्षा का, अपने बारे में, अपने सभी के बारे में, अपने चहेतों के बारे में, सभी के बारे में सोच करके चलना है। तो आगे जब भी आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से अपन ने बैरियर मेथड पढ़ा था और बैरियर मेथड में भी 2 ऐसे मेथड पढ़े हैं, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम, जो कि कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ एचआईवी को और एसटीडी को होने से प्रिवेंट करते हैं। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको यूज करना है यहाँ पर। तो आपको याद है कि यहाँ पर अपन ने उस टाइम भी डील अच्छे से किया था कि एचआईवी और एसटीडी को प्रिवेंट करता है यहाँ पर मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम। 2 ही ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन है जो कि एसटीडी और एचआईवी को होने से प्रिवेंशन में भी हेल्प करते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर यूज नहीं किया है किसी तरीके का मेल और फीमेल कॉन्डोम का, और अगर आपने एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिया है तो अनप्रोटेक्टेड आपने क्या कर दिया, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के साथ में आपने क्या कर लिया है, यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है आपका एचआईवी पॉजिटिव के साथ में। तो यहाँ पर कितने परसेंट चांसेस होते हैं एचआईवी होने के, जो चांसेस होते हैं मेनली 87% चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आपको भी एचआईवी होने की संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी होती है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से सबसे ज्यादा मेनली जो देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो मोस्ट कॉमन तो किस तरीके से फैलता है, मेनली एचआईवी यहाँ पर कैसे फैल रहा है, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि एचआईवी का जो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है आपने एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के साथ, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मेनली जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो यही होता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, उसे ही नाम दिया जाता है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कौन सा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके चांसेस होते हैं तो 87% इसके चांसेस होते हैं कि आप भी इसमें इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिस्क होती है मोर रिस्की। अब अनप्रोटेक्टेड सेक्स में भी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होती है, तो मेल टू मेल होता है, उसमें सबसे ज्यादा होगा मेल टू मेल होगा, मोर रिस्की होता है, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर मेल टू मेल सेक्स हुआ है तो मेल टू मेल सेक्स में कौन सा सेक्स देखने को मिलेगा, एनल सेक्स में देखने को मिलेगा। तो मेल टू मेल जो सबसे ज्यादा रिस्की होता है मेल टू मेल सेक्स होगा मोर रिस्की, सबसे ज्यादा रिस्की होता है। और उसमें क्या देखने को मिलता है, अगर एनल सेक्स है, मेल टू मेल सेक्स हो रहा है यहाँ पर,
तो होमोसेक्सुअल कहेंगे, हेटेरोसेक्सुअल। लेकिन बात करते हैं मोस्ट कॉमन की कि मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, तो मोस्ट जो कॉमन होता है वो हेटेरोसेक्सुअल होगा, मेल टू फीमेल देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कि मोस्ट अनप्रोटेक्टेड सेक्स में भी कितने परसेंट चांसेस होते हैं, 87% चांसेस होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होती है मेल टू मेल में, एनल सेक्स के द्वारा सबसे ज्यादा होता है। बात करें मोस्ट कॉमन की, तो मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, तो मोस्ट कॉमन में हेटेरोसेक्सुअल मोड होता है, वो सबसे कॉमन देखने को मिलता है। बात करते हैं मेल टू मेल में, तो कौन सा देखने को मिलेगा, होमोसेक्सुअल देखने को मिलेगा। होमोसेक्सुअल में मेल टू मेल हो सकता है, फीमेल टू फीमेल होगा, होमोसेक्सुअल कहलाते हैं। बात करें मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो हेटेरोसेक्सुअल होगा, जिसमें मेनली चांसेस होते हैं मेल टू फीमेल, मेल से फीमेल में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें भी क्या है, मोर चांसेस होते हैं, जो फीमेल होती है मोर प्रोन, फीमेल आर मोर प्रोन, फीमेल होती है उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं मेल की बजाय एचआईवी इंफेक्शन होने का। तो फीमेल आर द मोर प्रोन फॉर एचआईवी पॉजिटिव, एचआईवी पॉजिटिव के लिए या एचआईवी इंफेक्शन के लिए मोर चांसेस या मोर प्रोन होती है, जिसमें ज्यादा संभावना होती है, उन्हें कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, कैसे होती है, इसके बारे में भी अपन डील करेंगे कि किस तरीके से फीमेल होती है वो मोर प्रोन होती है या उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं एचआईवी पॉजिटिव होने के। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो लॉन्गर सरफेस ऑफ द वेजाइना, लार्जर सरफेस होगा वेजाइना का, सबसे पहले लिखिए लार्जर सरफेस ऑफ वेजाइना। वेजाइना और पेनिस की बात करें तो यहां पर वेजाइना का जो सरफेस एरिया होता है ज्यादा बड़ा होता है, तो लार्जर सरफेस एरिया ऑफ वेजाइना, वेजाइना का जो लार्ज सरफेस एरिया देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहां पर लॉन्गर कॉन्टैक्ट टाइम होता है, टाइम ऑफ सीमन, सीमन का लॉन्गर कॉन्टैक्ट टाइम देखने को मिलेगा वजाइना के साथ में। तो इसलिए भी इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, मोर चांसेस होते हैं एसटीडी के। इसमें जो फीमेल होती है उसमें चांसेस होते हैं एसटीडी के वो ज्यादा होते हैं, तो मोर चांसेस ऑफ एसटीडी होती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उसके चांसेस होते हैं ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए फीमेल होती है वो मोर प्रोन होती है, उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इन केस में बात करें फोर्थ नंबर पे कि प्रीमेच्योर, अगर प्रीमेच्योर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो वहां पर प्रीमेच्योर सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो वहां पर क्या होगा, ब्लीडिंग की चांसेस होते हैं। और जहां पर अगर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी तो ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, तो ब्लीडिंग की वजह से एचआईवी वायरस होता है इजी वे में क्या कर जाता है, ब्लड में एंटर कर जाता है। तो मोर चांसेस क्यों होते हैं, यह आपने पढ़ लिया है। मीनोपॉजल पीरियड की बात कर ले, अगर भाभी जी में मीनोपॉज पीरियड हो चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो चुकी है, तो वहां पर जो लुब्रिकेशन था वो खत्म हो चुका है, तो आफ्टर मीनोपॉजल में भी मोर चांसेस होते हैं। तो आफ्टर मीनोपॉजल क्यों चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन की वजह से देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर लुब्रिकेशन था, डिक्रीज लुब्रिकेशन, वहां पर लुब्रिकेशन था उसकी कमी हो चुकी है। बार्थोलियन डक्ट थी, उन्होंने बार्थोलियन ग्लैंड वगैरह ने काम करना बंद कर दिया है, तो वहां पर क्या नहीं होगा, अच्छी तरीके से लुब्रिकेशन नहीं होगा। लुब्रिकेशन नहीं होता है तो उसमें चांसेस होते हैं फ्रिक्शन के, और वहां पर भी ज्यादा चांसेस देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि फीमेल में ज्यादा चांसेस होते हैं एचआईवी होने के। उसके रीजन है कि उसका जो लार्जर सरफेस एरिया देखने को मिलेगा वजाइना का। सेकंड पे बात करते हैं कि जो सीमन का कॉन्टैक्ट टाइम होता है वजाइना के साथ वो ज्यादा देखने को मिलता है। बात करते हैं एसटीडी होने की या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती है या एसटीडी होती है, वो फीमेल में ज्यादा होती है। बात करें प्रीमेच्योर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर हो चुका है तो वहां पर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग चांसेस होंगे। प्रीमेच्योर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग के अगर चांसेस होते हैं तो डायरेक्ट एंटर कर जाएगा ब्लड में वायरस। या बात
करे। आफ्टर मीनोपॉजल के बाद में वहां पर बार्टोलियन डक्ट जो क्या कर रही थी, लुब्रिकेशन का काम कर रही थी, सिक्रेशन पहुंचा रही थी, वहां पर अब उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से भी वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं रप्चर होने के। तो इस तरीके से एचआईवी होता है उसमें मेनली फीमेल में चांसेस होते हैं, फीमेल मोर प्रोन होती है किसके लिए, यहाँ पर मेनली एचआईवी के वायरस के लिए तो मोर प्रोन होगी। बात करते हैं इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से किस तरीके से फैल सकता है। तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अपन बात कर लेते हैं। अब इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर मान लीजिए कोई एचआईवी पॉजिटिव पर्सन था, उसका आपने ब्लड निकाल करके किसी हेल्दी को पर्सन को चढ़ा दिया है, अगर मान लीजिए किसी को एनीमिया था, उसमें ब्लड की कमी हो गई थी और आपने एचआईवी पॉजिटिव पर्सन से ब्लड लेकर के आपने दुश्मनी निकाली है उस पर्सन से, तो उसमें आपने क्या कर दिया है, उसमें ब्लड डाल दिया है एचआईवी का, तो वहां पर क्या होगा, उस पर्सन में देखने को मिलेगा हाई रिस्क होती है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क होती है। तो किसमें होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिस्क होती है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क होगी। तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर लेते हैं। पहला होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बात करते हैं सेकंड नंबर पे इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कौन सा किया, इन्फेक्टेड वाला कर दिया। तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिस्क होती है, मोर रिस्क होती है, सबसे ज्यादा जो रिस्क होती है, मोस्ट रिस्की होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोस्ट रिस्की कौन सा होगा, तो मोस्ट रिस्की मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, वो कौन सा देखने को मिलेगा, तो मोस्ट कॉमन रिस्की और ट्रांसमिशन होता है, वो ब्लड देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ब्लड है, वो ब्लड प्रोडक्ट या ब्लड होता है, मोस्ट रिस्की होता है, सबसे ज्यादा इसमें कंसंट्रेशन में पाया जाता है वायरल लोड। तो यहाँ पर 95 से 100% चांसेस होते हैं, अगर आपने एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति में या हेल्दी व्यक्ति में ट्रांसफ्यूज कर दिया है, तो उसमें 95 से 100% चांसेस होते हैं कि उस पर्सन को भी क्या होने वाला है, एचआईवी होने वाला है। तो यहाँ पर मोस्ट रिस्की हो गया। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें तो मोस्ट रिस्की होता है मेल टू मेल में, मोस्ट कॉमन होता है हेटेरोसेक्सुअल होगा, मेल टू फीमेल में होता है। ये चीजें याद रखनी है आपको। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर मोस्ट रिस्की मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ब्लड होता है, 95 से 100% इसके चांसेस होते हैं। इन्फेक्टेड निडल आईवी यूजर्स में भी देखने को मिल सकता है। अब कैसे हो सकता है, इन्फेक्टेड निडल आईवी यूजर्स में भी देखने को मिल सकता है, जहां पर मान लीजिए अगर कोई पर्सन है वो किसी तरीके का ड्रग का अब्यूज करते हैं, तो वहां पर पेरेंटली ड्रग लगाते हैं, इसी इंजेक्शन से उसने खुद के लगा ली। अब मान लीजिए मैं क्या था, एचआईवी पॉजिटिव था, मैंने उसी निडल से दूसरे में वो इंजेक्शन लगा दिया, उसमें भी क्या होता है, इन्फेक्टेड निडल से भी चांसेस होते हैं, और इन्फेक्टेड निडल से भी 25 से 30% चांसेस होते हैं उसमें ट्रांसमिट होने के, एचआईवी ट्रांसमिट होने के। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर रिस्क की बात कर लेते हैं। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो रिस्क होती है, जहां पर आपका निडल स्टिक इंजरी वगैरह आएगी, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर रिस्क की बात करते हैं, तो यहां पर एचआईवी की रिस्क होती है बहुत ही कम होती है, एचआईवी रिस्क इज लो। तो यहाँ पर सबसे कम देखने को मिलती है, एचआईवी की रिस्क होती है बहुत लो होती है, मेनली 0.3% देखने को मिलेगी। एक होती है 300 में से, अगर किसी पर्सन में निडल फ्रीक हो जाती है या निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, 300 पर्सन में से एक पर्सन होता है वो इन्फेक्टेड होता है, तो इसकी रिस्क होती है। एचआईवी की वो बहुत कम देखने को मिलती है, 0.3% यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बात करूं हेपेटाइटिस बी की, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर रिस्क में बहुत ज्यादा होती है। हेपेटाइटिस बी की कितनी देखने को मिलेगी, तो हेपेटाइटिस बी की जो रिस्क होती है बहुत ज्यादा होती है, 30% देखने को मिलती है। तो 30% देखने को मिलेगी, यानी 30 होगा 100 में से
100 है तो 100 में से कितने परसेंट को, 30% को चांसेस होते हैं कि उसमें हेपेटाइटिस बी हो सकता है। बात करते हैं हेपेटाइटिस सी का एक्सपोजर, तो हेपेटाइटिस सी का एक्सपोजर होता है 3 से 5% देखने को मिलेगा। 3 से लेकर के 5% ऐसे होंगे जिनमें अगर मिडिल स्टिक इंजरी हुई है 100 में से, तो 3 से 5% को मेनली हेपेटाइटिस सी देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो रिस्क होती है यहाँ पर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की, वो हेपेटाइटिस बी की देखने को मिलती है। इसीलिए आपको समय समय पर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना बहुत ही ज्यादा, या इम्यूनाइजेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान एचआईवी के रिस्क होने की, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा जो रिस्क होती है, बात क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट रिस्की पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मोस्ट रिस्की पीरियड कब होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये होगा इंट्रानेटल के दौरान होता है। जिस टाइम पे बच्चा डिलीवर होता है उस दौरान ये मेनली देखने को मिलेगा। तो इंट्रानेटल रिस्क होती है, और ड्यूरिंग डिलीवरी जो रिस्क होती है, अब इंट्रानेटल को क्या कहा जाता है, ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान जो रिस्क देखने को मिलती है उसे नाम दिया जाता है इंट्रानेटल के दौरान मेनली रिस्क होती है, या मोस्ट रिस्की पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा कब रिस्क होती है कि मदर से बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगा एचआईवी का इंफेक्शन, तो मेनली देखने को मिलेगा इंट्रानेटल होगा ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान। जब यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग वगैरह होती है उस टाइम पे मेनली फीमेल से उसके बच्चे में नन्हे मुन्ने भाभी जी से उसके नन्हे मुन्ने रसगुल्ले में एचआईवी का इंफेक्शन है वो ट्रांसमिट हो सकता है। बात करें ब्रेस्ट फीडिंग की, अगर मान लीजिए अगर उस टाइम पे नहीं हुआ है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी भाभी जी। अब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उस दौरान भी क्या हो सकता है, एचआईवी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस दौरान भी एचआईवी का ट्रांसमिट हो सकता है। अब देखिए एचआईवी क्या हुआ है, तो यहाँ पर मेनली ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर भाभी जी है उसको एचआईवी पॉजिटिव है तो उसमें क्या नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, भाभी जी ऑन एआरटी पर होनी चाहिए। भाभी जी एंटोरेट्रोवायरल थेरेपी है वो लेती हुई रहनी चाहिए, एड्स की दवाई है वो समय पर शुरू से लेती हुई रहनी चाहिए। तो वो क्या करवा सकती है, अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। लेकिन ऐसी कोई भाभी जी है जो एआरटी पर नहीं है, प्रेगनेंसी हो गई है उसको और वो क्या है, पॉजिटिव है, एआरटी नहीं ले रही है, तो उसमें अवॉइड करना है किसको, ब्रेस्ट फीडिंग को। लेकिन बात करें कि यहां पर क्या मेनली देखने को मिलता है, अगर एआरटी ले रही है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, और अगर एआरटी नहीं ले रही है भाभी जी तो अवॉइड करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। लेकिन जो वीनिंग होती है, वीनिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, वीनिंग इज, अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या होती है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या होगा। तो वीनिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एचआईवी पॉजिटिव फीमेल, वीनिंग नहीं करवाना है। वीनिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है उन फीमेल्स में, या उस बच्चे को वीनिंग नहीं करवानी है। वीनिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चाइल्ड, वीनिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो यहां पर वीनिंग को क्या करना है, अगर एचआईवी पॉजिटिव फीमेल थी तो उसका जो बच्चा डिलीवर हुआ है उसको वीनिंग स्टार्ट नहीं करनी है, और एक बार अगर आपने वीनिंग स्टार्ट कर दी तो वापस से ब्रेस्ट फीडिंग उसको नहीं करवाना है, ब्रेस्ट फीडिंग फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगी। तो यहां पर आपने पढ़ लिया है वीनिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। अब कब किस तरीके से एचआईवी ट्रांसमिटेड नहीं होता है, तो आपके दिल और दिमाग में बहुत सारी गलत सी ऐसी मिसकंसेप्शन है कि एचआईवी वायरस है वो किसी पर्सन को छूने से, हग करने से, गले लगाने से, हाथ मिलाने से, उसके हाथ से बना हुआ खाना खाने से, उसके साथ सोने से, उसके बर्तन यूज करने से होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों,
तो यहाँ पर मेनली जो भी मैंने अभी बोला है उन सभी में से किसी से भी एचआईवी होता है वो नहीं फैलता है। तो एचआईवी ट्रांसमिशन नहीं होता है इन सभी चीजों से, ना तो हाथ मिलाने से, हैंड शेकिंग से भी नहीं होगा, किसिंग करने से नहीं होता है, यहाँ पर मेनली हग करने से नहीं होगा, बाहों में बाहों डाल करके आप रह सकते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पर्सन है वो खाना बनाता है तो उससे भी आपको एचआईवी नहीं होता है, ना उसके साथ रहने से, ना सोने से, ना खाने से। बस आपको ध्यान देना है, तो एक ही जगह ध्यान देना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो आपको यूज करना है वहां पर मेनली कॉन्डोम का यूज करना है। आगे बात करते हैं कि एचआईवी होता है वो नॉट ट्रांसमिटेड बाय, एचआईवी किस किस से अब ट्रांसमिट नहीं होता है, तो एचआईवी इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय, किस किस से एचआईवी का ट्रांसमिशन नहीं होता है या कैसे कैसे एचआईवी है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सी आपकी मिसकंसेप्शन है वो दूर होने जा रही है। तो हैंड शेकिंग से अगर आप किसी एचआईवी पॉजिटिव को हाथ मिलाते हैं तो उससे एचआईवी ट्रांसफर नहीं होगा। आप में एचआईवी कंडीशन में आप एचआईवी से पॉजिटिव नहीं होंगे क्योंकि वो फैलता नहीं है। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ में किसी तरीके का कोई कट नहीं होना चाहिए, उसके हाथ में किसी तरीके का कोई कट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। बात करते हैं हग करने से, तो हग करने से भी कोई फैलता नहीं है। बात करें किसिंग से, तो किसिंग से भी एचआईवी वायरस होता है, वो ट्रांसमिट नहीं होता है क्योंकि सलाइवा में क्या नहीं था, वहां पर सलाइवा में क्या नहीं देखने को मिल रहा था, वहां पर एचआईवी वायरस नहीं था। तो शेयरिंग यूटेंसिल, अगर किसी के बर्तन यूज करते हैं एचआईवी पॉजिटिव के, तो शेयरिंग यूटेंसिल्स का यूज करने से भी नहीं होगा। बात करें bathing and swimming इन द सेम पूल, अगर आप एक साथ जाकर के बाहर बाथिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, सेम पूल में नहाते हैं, स्विमिंग पूल में नहा के नमकीन हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको चांसेस नहीं होता है किसी तरीके का एचआईवी होने का। तो ना तो किससे होता है, ना हक करने से होता है, ना हाथ मिलाने से फैलता है, ना यूटेंसिल उसके यूज किए हुए बर्तन को यूज करने से होगा, ना बाथिंग से। सेम पूल में आप नहा करके आए हैं यहाँ पर, तो उसमें भी आप पूल में नहा करके, स्विमिंग पूल में नहा करके आप नमकीन होकर आ जाओ तो भी वहां पर क्या नहीं होगा, वहां पर एचआईवी ट्रांसमिशन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर मान लीजिए आगे और सबसे ज्यादा खतरनाक आ रहा है कि मॉस्किटो बाइट से भी, मॉस्किटो बाइट, अगर मान लीजिए किसी ने मॉस्किटो बाइट था वो कर लिया, या किसी खटमल ने आपको काट लिया है, तो उस तरीके से भी क्या नहीं होता है, बेड बग्स ने काट लिया, किसी खग ने काट लिया है, खटमल ने काटा आपको, या फिर मॉस्किटो ने काट लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मॉस्किटो नहीं है, चारों तरफ मॉस्किटो है। आपने देखा होगा यूपी बिहार में तो बहुत ज्यादा मॉस्किटो, मच्छरों का राज रहता है, सर्दियों में भी मच्छर पीछा नहीं छोड़ते हैं, इधर से आता है कभी इधर से आता है, रात को सोने नहीं देता है, सभी को परेशान करता है, दिन में काटता है, रात में बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि एचआईवी पॉजिटिव, मान लीजिए ये मेरा दोस्त है, ये मेरा टेडी है, मान लीजिए कुछ समय के लिए कि ये भी क्या है, एक ह्यूमन प्राणी है, तो ये मेरे पास में रहता है, मान लीजिए इसको अब मेरे को था या इसी को था, किसी दोनों में से किसी एक पर्सन को एचआईवी है, तो अगर मान लीजिए इसको एचआईवी था, इसको जाकर के मच्छर या मॉस्किटो ने काटा और उसी मच्छर ने आकर के मेरे को काट लिया है, तो इसमें कोई चांसेस नहीं होता है कि यहाँ पर इसको काटने के बाद मच्छर मेरे को आके काटेगा या मॉस्किटो बाइट करेगा, तो उससे कोई किसी तरीके का एचआईवी का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो आप घबराइए नहीं कि मेरे को मान लीजिए किसी एचआईवी पॉजिटिव वाले पर्सन को काट करके मच्छर मेरे को आकर काट लेता है तो मैं एचआईवी पॉजिटिव हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पर कोई चांसेस नहीं होता है कि एचआईवी पॉजिटिव होने के। तो इसके बाद में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन ने मेकिंग फूड बाय
HIV पॉजिटिव, अगर HIV पॉजिटिव वाले पर्सन ने क्या कर दिया है, आपको लिए खाना बनाकर तैयार किया है तो आप खा सकते हैं, उससे भी आपको रिस्क नहीं होती है कि यहाँ पर ट्रांसमिट होने के। लेकिन HIV एक ऐसा सोशल स्टिग्मा बना हुआ है कि लोग उससे डर डर के दूर भागते रहते हैं और उस पर्सन को खुद के ऊपर एक ऐसा हो जाता है, वो पर्सन सोचता है कि मैं संसार में क्यों जिंदा हूं, तो वो सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ को क्या कर लूं, एंड कर लूं। इसीलिए उसके साथ ऐसा कोई बिहेव नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर 2022 में जो थीम दी थी वो दी थी इक्वलाइज की, कि आपको सभी के साथ समानता से पेश आना है। ये नहीं है कि हॉस्पिटल में HIV का कोई पर्सन आता है तो आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। उसका ट्रीटमेंट बेशक उसका ट्रीटमेंट करना है, लेकिन अपनी सावधानी के साथ अपना प्रिवेंशन करके उसका ट्रीटमेंट करना है। उसको और लोगों की तरह सेम केयर देनी है, लेकिन उससे पहले अपने हाथों में पूरी तरीके से अपने आप को शेप रखना है, उसके बाद पर्सन का ट्रीटमेंट करना है। तो किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी को सेम पेशेंट को क्या करना है, अगर कोई हॉस्पिटल में इंफेक्शन है तो मानना है कि जो एवरी पेशेंट होता है वो क्या है, ट्रांसमिटेड है या इन्फेक्टेड पर्सन है। तो यहाँ पर ये नहीं कि आप हीरो बन के, सुपर हीरो बन करके बिना ग्लव्स पहने डायरेक्ट जाकर के उसको ब्लड को टच करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहले अपना सबका सेफ्टी, खुद का सेफ्टी करना है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना है। अब इस तरीके से इसमें से किसी तरीके से भी मेनली चांसेस नहीं होते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो जाए। अब मान लीजिए आप सोना बाबू को यहाँ पर किस कर रहे थे, आपने किस इतनी तरीके से किया है कि यहाँ पर ब्लीडिंग होने लग जाती है, ब्लीडिंग के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो फिर चांसेस होते हैं कि आपको क्या हो सकता है, HIV इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो सकता है। नहीं तो ऐसे हैंड शेकिंग करने से, हाथ मिलाने से, साथ सोने से, हक करने से, किस करने से, या फिर बर्तन यूज करने से, या HIV के द्वारा खाना बनाकर तैयार किया है तो उसको खाने से, इसमें से किसी तरीके से भी HIV का इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। तो अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा। तो मेनली नाको और WHO ने इसके लिए 4 स्टेज में या 4 कैटेगरी में HIV के पेशेंट को क्या किया है, बांटा है। तो स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। स्टेज फर्स्ट में पर्सन होता है पूरी तरीके से क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन उनको जनरलाइज और लोकल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। सेकंड स्टेज की बात करते हैं, HIV पॉजिटिव पर्सन होगा, उसमें अनएक्सप्लेन वेट लॉस देखने को मिलेगा। वेट लॉस होता है 10% से कम होगा। रिकरेंट उसमें इंफेक्शन होंगे, जैसे लैरिंजाइटिस हुआ, फेरिंजाइटिस हुआ, ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा और टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलेगा। बात करते हैं उसके अलावा हर्पिस जूस्टर का इन्फेक्शन हो सकता है। रिकरेंट उसको ओरल अल्सरेशन हो सकते हैं, बार बार में, एक बार में अल्सर खत्म होगा फिर वापस से अल्सर आना स्टार्ट हो जाएगा। PPE हो सकता है, पेपुलार प्लूराइटिक इरप्शन हो सकते हैं। अपन ने कल पढ़ा था मैक्यूल, पेप्यूल, वसाइकल एंड पस्ट्यूल के बारे में। मैक्यूल क्या होते हैं, जिसमें बिल्कुल रेड कलर का एलिवेशन, किसी तरीके का बिल्कुल जो सरफेस होगा वो रेड कलर का होगा, उसमें किसी तरीके का एलिवेशन नहीं होता है। पेप्यूल का मतलब होता है, पेप्यूल प्लूराइटिक इरप्शन का, कि वहां पर पेप्यूल बनेगा। पेप्यूल का मतलब होता है रेड कलर का एरिया होगा और वहां से इरप्शन देखने को मिलता है, या उस स्थान पे, उस सरफेस पे एलिवेशन देखने को मिलेगा, पेप्यूल कहलाता है। बात करते हैं मैक्यूल, पेप्यूल, वेसाइकल की। वेसाइकल में क्या होगा, उसको पेप्यूल बनाता है, उसमें फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, तो उसे वेसाइकल कहेंगे। और पस्ट्यूल में अगर उसमें पस पड़ जाती है, मवाद हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पस्ट्यूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, उसमें डर्मेटाइटिस हो सकता है। सेकंड स्टेज में डर्मेटाइटिस का मतलब होता है कि इंफेक्शन ऑफ द स्किन या डर्मिस। डर्मिस का मतलब होता है स्किन, स्किन का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन क्या कहलाता है, डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाएगा। फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एंगुलर चिलाइटिस देखने को मिलेगा। एंगुलर चिलाइटिस का मतलब क्या होता है, जो आपके लिप्स होते हैं उसके जो किनारे होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो क्या होने लग जाते हैं,
फटने लग जाते हैं, उनमें किस तरीके का डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, एंगल्स में वो फटने लग जाते हैं, उनके किनारे दूर दूर होने लग जाते हैं, तो वहां पर उसकी जो स्किन होती है डैमेज होने लग जाती है, तो उसे एंगुलर चिलाइटिस के नाम से जानते हैं। बात करते हैं स्टेज थर्ड में कौन कौन से पर्सन आते हैं, तो स्टेज थर्ड में वो पर्सन आएगा जिसका अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा था, 10% से ज्यादा देखने को मिलेगा, परसिस्टेंट और रिकरेंट डायरिया होता है वो 1 महीने से ज्यादा है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस था 10% से ज्यादा है, 1 महीने से ज्यादा हो गया। बात करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट, इसको फीवर देखने को मिलेगा, 1 महीने से ज्यादा देखने को मिल रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट इसको डायरिया है, वो परसिस्टेंट डायरिया होगा, 1 महीने से ज्यादा है। बात करते हैं ओरल कैंडिडियासिस होगा। अब बात करेंगे ओरल कैंडिडियासिस होता है, ये मेनली क्या होता है, एक अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन देखने को मिलेगा, कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। अब अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन अपन ने पहले पढ़ा है क्या होता है कि वो मेनली नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल इम्यून सिस्टम पर तो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उस पे जाकर के वो वार कर देते हैं, तो ऐसा इंफेक्शन होता है उसे अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन के नाम से जानते हैं। इंडिया में मोस्ट कॉमन टाइप का जो एचआईवी इंफेक्शन के साथ में अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन होता है, तो टीबी एचआईवी को इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है इंडिया में। बात करते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन की, तो कैंडिडा एल्बिकेंस का जो इन्फेक्शन होता है सेकंड मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा इंडिया में। बात करें इंडिया में थर्ड नंबर पे कौन सा अपॉर्चुनिस्टिक होता इन्फेक्शन होता है, तो इंडिया में थर्ड नंबर पे जो थर्ड नंबर पे जो इन्फेक्शन होता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो होता है न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया होगा, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया पीसीवी होता है, पीसीपी यहाँ पे पीसीपी न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। बात करें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा होता है एचआईवी के केस में, तो एचआईवी के केस में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा। वर्ल्ड में की बात पूछ ली जाए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पीसीपी होता है न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया होगा, जो कि किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी के द्वारा देखने को मिलेगा। बात करें इंडिया में कौन सा होता है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन, जो 15% होता है मेनली टीबी एचआईवी को इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो एचआईवी के पेशेंट में जो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है इंडिया में वो टीबी एचआईवी को इन्फेक्शन है। वर्ल्ड की बात करें तो न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया होता है, वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है। बात करें भारत में पीसीपी तीसरे नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पे ओरल कैंडिडियासिस या कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो आएगा। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड फेज में या थर्ड स्टेज में रिकरेंट और सीवियर क्या हो सकता है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया हो सकता है, ओरोइसोफेजियल कैंडिडियासिस होगा, ओरोइसोफेजियल कैंडिडियासिस देखने को मिलेगा जो इन्वॉल्व कर लेगा ट्रेकिया और लंग्स को इन्वॉल्व कर लेता है। बात करते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में कि फोर्थ स्टेज में क्या क्या देखने को मिलता है, तो मेनली जो फोर्थ स्टेज में देखने को मिलेगा उसमें आता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, तो फोर्थ स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, फोर्थ स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या इन्फेक्शन आ जाता है, सबसे पहला इन्फेक्शन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर स्लिम डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पर पूरी बॉडी होती है वो पतली कमरिया की तरह, जो आपका नया सॉन्ग आया है पतली कमरिया मोरी ओए होए वो वाला यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। उसकी कमर होती है बिल्कुल स्लिम हो जाती है, बिल्कुल उसका फिगर है जीरो फिगर देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि हवा आ जाएगी तो उड़ करके चला जाएगा, बिल्कुल स्लिम हो जाता है, जीरो फिगर आ जाएगा, जेड फिगर से जीरो फिगर पर आ गया है। तो ये नहीं है कि वो भाई साहब जिम जा रहे हैं, किसी तरीके का जिम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसको एचआईवी का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिल रही है, इसीलिए इसे एचआईवी वास्टिंग सिंड्रोम के नाम से या स्लिम डिजीज के नाम से जानते हैं। इसके बाद में पीसीपी होगा, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया कौन सी स्टेज में होता है, तो फोर्थ स्टेज में देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है पीसीपी होता है, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया होगा, मेनली देखने को मिलता है किसकी वजह से होता है, तो
तो मेनली देखने को मिलेगा न्यूमोकोकल जीरोवेसी के द्वारा, देखने को मिलता है न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी के द्वारा, ये मेनली देखने को मिलता है। बात करते हैं इसमें जो कॉलर बोन होती है वो क्या होती है, उठी उठी दिखाई देती है। अब कॉलर बोन या ब्यूटी बोन किसे कहते हैं, तो जो ये वाली बोन होती है आपकी जो हॉरिजॉन्टल बोन होती है, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देती है, यहाँ पर क्लेविकल बोन है, और क्लेविकल बोन को क्या कहा जाता है, कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में ये पीछे स्कैपुला होती है जिसे शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपने बहुत क्वेश्चन डील किए गए हैं। उसके आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर रिकरेंट सीवियर बैक्टीरियल निमोनिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर ओरल कैंडिडियासिस देखने को मिलेगा जो कि लीड कर लेगा, यहाँ पर ट्रैकाइटिस कर देगा और लंग्स को जाकर के इन्वॉल्व कर लेता है। लेकिन इनमें से मेनली जो क्वेश्चन आता है वो देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होगा। बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, एचआईवी में से इन जो पूरी स्टेजेज है उनमें से सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एचआईवी के पेशेंट में कौन सा कैंसर देखने को मिलेगा। तो एचआईवी के कैंसर में एचआईवी पेशेंट के जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है उन पेशेंट में कौन सा कैंसर होता है, तो कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा क्या है, एक स्किन का कैंसर होता है, कैंसर ऑफ स्किन, कैंसर का स्किन का एक कैंसर होता है कापोसी सार्कोमा, मेनली देखने को मिलता है। एचआईवी पॉजिटिव में कौन सा कैंसर देखने को मिलेगा, तो एचआईवी पॉजिटिव पर्सन में मेनली जो कैंसर देखने को मिलता है कौन सा मिलेगा, कापोसी सार्कोमा होता है। स्टार मार्क लगा करके ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो आपको मैं जल्दी जल्दी से सभी के बारे में एक एक करके मैं बोलता जा रहा हूं, उस तरीके से आप लिखते जाइए क्योंकि आपके एग्जाम आने में बहुत कम समय है, पूरा थ्योरी आपको लिखाना संभव नहीं है। इसीलिए आप सेल्फ भी अपने साथ साथ वीडियो के साथ साथ देखते हुए क्लास को पूरा स्किप किए बिना देखना है, ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। तो एचआईवी पॉजिटिव में मेनली कापोसी सार्कोमा देखने को मिलता है। तो कापोसी सार्कोमा का जो कैंसर होता है मेनली देखने को मिलेगा एचआईवी पॉजिटिव पर्सन में, देखने को मिलेगा क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाएगा और साइटोमेगलोवायरस का इसमें मेनली इन्फेक्शन होता है। तो अपन ने चारों इसकी स्टेजेस है वो पढ़ लिए। इसके बारे में आप अगर लिखना चाहे तो जल्दी जल्दी एक एक करके इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने जो भी बोला है आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करवा देता हूं कि मेनली जो एचआईवी मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक मोस्ट, अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट मोस्ट कॉमन को एमसी लिखना है, आप डायरेक्ट बार बार में मोस्ट कॉमन नहीं लिख सकते। तो बाद में बात करते हैं मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एचआईवी पॉजिटिव पर्सन। एचआईवी पॉजिटिव पर्सन में मोस्ट कॉमन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर जो मेन है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मैं उन क्वेश्चन के बारे में आपको एक एक करके बता देता हूं। चारों स्टेज के बारे में मैंने एक एक करके बता दिया है, हर कोई लक्षण उसका, हर कोई सिम्टम बताया है। तो आप अपने आप से सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पर पूरा एक एक करके डील करवा देता हूं। तो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की अपन बात कर रहे थे कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होगा। एचआईवी पॉजिटिव के केस में अगर कोई पर्सन एचआईवी से पॉजिटिव है तो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा मोस्ट कॉमन। फर्स्ट इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सा होता है, तो एचआईवी टीबी को इन्फेक्शन, एचआईवी टीबी को इन्फेक्शन होता है वो मेनली सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट कॉमन होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है, फर्स्ट कॉमन है एचआईवी टीबी को इन्फेक्शन। सेकंड इंडिया में बात करें कि इंडिया में सेकंड नंबर पर कौन सा होता है, तो इंडिया में सेकंड जो मोस्ट कॉमन होगा वो होता है मेनली यहां पर देखने को मिलेगा ओरल कैंडिडियासिस होता है, वो मेनली सेकंड कॉमन होता है। बात करते हैं वर्ल्ड में कि वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन
कौन सा कैंसर, कौन सा देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में देखने को मिलेगा पीसीपी। पीसीपी का मतलब होता है न्यूमोकोकल न्यूमोनिया। न्यूमोकोकल न्यूमोनिया होता है पीसीपी, न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया। सॉरी, यहाँ पर पीसीपी और पीसीपी क्या होता है, तो पीसीपी का मतलब होता है न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया। न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया का जो इन्फेक्शन होता है मेनली देखने को मिलेगा, फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है। वर्ल्ड की बात करें तो मोस्ट कॉमन इन वर्ल्ड, मोस्ट कॉमन इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो पीसीपी न्यूमोसिस्टिक कैरिनी न्यूमोनिया होगा, जो कि मेनली फैलता है न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी से ये फैलता है, मोस्ट कॉमन होगा। बात करें इंडिया में, तो इंडिया में बात कर ली, वर्ल्ड में होता है फर्स्ट नंबर पे होता है, तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। जबकि बात करें पीसीपी इन इंडिया में कितने नंबर पर है, कौन सा इन्फेक्शन है, तो इन इंडिया में थर्ड नंबर पर आता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। पीसीपी है वो कितने नंबर पर आएगा, इंडिया में थर्ड नंबर का है, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे होता है। बात करते हैं कापोसी सार्कोमा के बारे में कि कापोसी सार्कोमा क्या होती है, तो कापोसी सार्कोमा का मतलब होता है एचआईवी पॉजिटिव में जो कैंसर होता है, मेनली मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन द कापोसी सार्कोमा क्या है, एचआईवी पॉजिटिव पर्सन में होने वाला स्किन का एक कैंसर होता है, जिसे कापोसी सार्कोमा के नाम से जानते हैं। तो अपन ने चारों में से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बात करते हैं एचआईवी की फोर्थ स्टेज में, तो उसमें स्लिम डिजीज हो जाती है, पतली कमरिया हो जाएगी, बिल्कुल स्लिम हो जाएगा, जेड फिगर से जीरो फिगर पर आ जाता है पर्सन, और उसे स्लिम डिजीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वार्स्टिंग सिंड्रोम होगा मेनली देखने को मिलता है, तो ये अपन ने पढ़ लिया है। अब इसके बारे में क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं, और डायग्नोसिस के बारे में अपन को पढ़ना है, तो यहाँ पर अपन को थोड़ा सा ये आपको सब याद रखना है, एक एक करते हुए सभी स्टेजेस से नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन अपन ने डील कर लिया है। अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एचआईवी कोई पर्सन है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि एचआईवी का ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन कौन सी एआरटी है वो किस किस टाइप की होती है, तो कभी कभी एआरटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर एआरटी भी पढ़ेंगे, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए कि डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी का डायग्नोसिस कैसे करना है, तो डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी पर्सन है उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। टू टाइप के डायग्नोसिस कर सकते हैं, पहला होता है एंटीजन बेस्ड टेस्ट, एंटीजन बेस्ड एंटीजन बेस्ड टेस्ट क्या होते हैं, क्यों किया जाता है, कब करते हैं, तो एंटीजन बेस्ड टेस्ट करते हैं लेस देन 18 मंथ, अगर बच्चा है चाइल्ड है वो 18 महीने से कम का है तो 18 मंथ से छोटे बच्चों में एंटीजन बेस्ड टेस्ट करते हैं। और एंटीजन बेस्ड टेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि 18 मंथ तक क्या होती है मैटरनल एंटीबॉडीज करेंगे, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो जैसे ही आपने एंटीबॉडी टेस्ट किया है तो एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट है, तो उसमें क्या हो सकता है एचआईवी पॉजिटिव आ सकता है, इसीलिए उसमें 18 मंथ से छोटे बच्चों में एंटीजन बेस्ड टेस्ट करते हैं। अब एंटीजन बेस्ड टेस्ट होते हैं ये क्यों किए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसीलिए एवरी एआरटी सेंटर पर नहीं होते हैं, स्पेसिफिक यहाँ पर सेंटर बनाया हुआ है एंटीजन के लिए, वहीं पर जाकर के आपको एआरटी में एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ता है। और इसके लिए एक स्पेसिफिक क्या होती है एक्सपर्टीज की एनवायरमेंट होती है या रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए अब कौन कौन से टेस्ट होते हैं एंटीजन बेस्ड टेस्ट में, कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो P24 एंटीजन होगा, P24 एंटीजन टेस्ट होता है, ये क्या है एंटीजन टेस्ट है। बात करें
पीसीआर की कि पीसीआर होती है, पीसीआर को कहा जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर में कौन सी पीसीआर है? डीएनए पीसीआर। और डीएनए पीसीआर क्या है? डीएनए पीसीआर रिएक्शन। तो डीएनए पीसीआर जो रिएक्शन होती है, ये टेस्ट भी क्या होता है? एंटीजन टेस्ट है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पीसीआर क्या होती है। तो पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पीसीआर के नाम से जानते हैं। P24 एंटीजन और पीसीआर दोनों क्या होते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। P24 एंटीजन दोनों क्या है? एंटीजन टेस्ट होते हैं। बात करते हैं एंटीबॉडी टेस्ट की कि एंटीबॉडी टेस्ट क्या होगा। तो सेकंड वन पर आप लिख लीजिए कि एंटीबॉडी टेस्ट कौन कौन से होते हैं। अब एंटीबॉडी टेस्ट में एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी टेस्ट होगा, कब करते हैं? मोर देन 18 मंथ ऑफ एज, 18 मंथ से ज्यादा का अगर कोई चाइल्ड है तो उसमें करेंगे। 18 मंथ से ज्यादा का ओल्ड चाइल्ड होता है तो उसमें एंटीबॉडी टेस्ट की जाती है। एंटीबॉडी टेस्ट में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट की बात करें, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे होता है, क्या होता है? कन्फर्मेटरी बात करें, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एचआईवी। एचआईवी के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कौन सा होता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट होता है, ये कन्फर्मेटरी नहीं होता है। ये क्या होता है? ये केवल एक इसकी संभावना को जाहिर करता है। तो एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो यहां पर एलाइजा की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो एलाइजा की फुल फॉर्म लिख लीजिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलआईजी के नाम से जानते हैं। तो एलाइजा है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एचआईवी का। एलाइजा करेंगे, एलाइजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये क्या होता है? डबल साइडेड टेस्ट होता है। बात करते हैं ट्राइडोट या इम्यूनोकॉम, ये भी क्या होता है? एंटीबॉडी टेस्ट होता है। तो ट्राइडोट या इम्यूनोकॉम, ट्राइडोट और इम्यूनोकॉम ये भी क्या है? एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। तो बात करते हैं डायग्नोसिस के लिए, एचआईवी के डायग्नोसिस के लिए 18 मंथ से छोटा बच्चा है या चाइल्ड है तो उसमें कौन सा करेंगे? एंटीजन टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है 18 मंथ तक। तो अगर आपने एंटीबॉडी कर दिया है तो मैटरनल अगर पॉजिटिव था तो उसमें फीटल या जो चाइल्ड है वो भी पॉजिटिव आ सकता है। इसीलिए उसमें P24 एंटीजन या फिर पीसीआर चेन रिएक्शन करते हैं। P24 एंटीजन मेनली यूज किया जाता है। ये सभी एआरटी सेंटर पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई कोई स्पेसिफिक जगह पाए जाते हैं, क्योंकि इसके लिए एक एक्सपर्टीज की एनवायरनमेंट होती है, कॉस्टली होते हैं। लेकिन बात करते हैं एंटीबॉडी टेस्ट की, 18 मंथ से बाद में इसको यूज किया जा सकता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि एचआईवी का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो स्टार मार्क लगा करके लिखिए। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, वो एचआईवी का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करवाता है। एलाइजा की, एलाइजा है वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलाइजा की फुल फॉर्म। बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलाइजा की फुल फॉर्म है। ट्राइडोट और इम्यूनोकॉम ये भी क्या होता है? ये एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है। लेकिन कंफर्मेटरी की बात करेंगे तो वेस्टर्न ब्लॉट की बात करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर अच्छी तरीके से अपन ने घुमा घुमा करके एड से आने वाला हर कोई क्वेश्चन यहाँ पर अपन ने डील कर लिया गया है। अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं इसकी जो थेरेपी होती है, इसका एआरटी के बारे में, एआरटी के बारे में कि कौन कौन सी किस टाइप की एआरटी होती है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग लगानी है एआरटी के बारे में। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कब आई थी? 2004 में आई थी।
2004 में आई, 2006 में क्या आया था, पीडियाट्रिक एआरटी स्टार्टेड हुई थी इंडिया में। तो दो क्वेश्चन आपने पहले पढ़े हुए हैं, इसके बाद में आगे पढ़ना है कि यहाँ पर कब एआरटी को कब स्टार्टेड करना है। तो न्यू गाइडलाइन 2018 की गाइडलाइन तो ये कहती है कि एआरटी में CD4 सेल से कोई काउंट का मतलब नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द CD4 सेल काउंट जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल आपको एआरटी स्टार्ट करनी है। लेकिन 2016 की गाइडलाइन क्या कहती थी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नई गाइडलाइन है, न्यू गाइडलाइन है कि उससे इररेस्पेक्टिव ऑफ द CD4 सेल काउंट से कोई मतलब नहीं है। जब आपको पता लग जाता है HIV पॉजिटिव है तो उसमें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या एआरटी को जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करना है, एआरटी को स्टार्ट करना है। कि बर्फ को पकड़ने में वक्त लगता है, जो ढल जाए सूरज तो उसे निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसीलिए अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और उस दिन का आपको इंतजार नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। जो लोग अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो अक्सर मंजिल को पा ही लेते हैं। तो यहाँ पर कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी खुद बनाना है, तो रास्ता भी खुद बनाना है। इसीलिए आपने जितना बड़ा टारगेट सेट किया है आपको अपने रास्ते बनाने हैं। उसके जाने के लिए कौन क्या कहता है, कौन नेगेटिव कहता है, कौन पॉजिटिव कहता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। आपको याद रखना है किस तरीके से आप उस अपने सपने को साकार करने के लिए किस तरीके से मेहनत करके किस तरीके से आप उसको पा सकते हैं। तो गाइडेंस जरूरी होता है हर चीज के लिए कि किस तरीके से उसको पाना है। तो नेगेटिव लोगों से आप दूरियां बना करके रखें, जो आपके लिए पॉजिटिव है आप अपने हिसाब से उसके द्वारा जो भी आपको पॉजिटिविटी लगता है उस इंसान से दोस्ती करनी है। और अगर आपको दोस्ती ही करनी है तो किताबों से करिए, क्योंकि अगर आज आपने सर झुकाकर पढ़ लिया तो आने वाले समय में सबसे ऊंचा सर आपका ही रहने वाला है। तो यहाँ पर कि इसी उम्मीद के सहारे तो ये दरिया पार होगा, कभी ना कभी तो आपको भी आपकी किताबों से प्यार होगा। अगर आज आप अपनी किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाती है। इसीलिए आपको अंदर से कठोर बनना है, मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है। आज आपके जीवन में जितना स्ट्रगल आएगा आप उतने स्ट्रांग बनोगे, और जितना ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे आपकी लाइफ होगी उतनी ही ज्यादा इजी होती चली जाती है। तो आने वाले संघर्ष से और स्ट्रगल से आपको घबराना नहीं है, डट करके लड़ करके उससे मुकाबला करना है और डट करके आपको अपना विजय पानी है। इससे आगे अपन बढ़ते हैं, आपको बीच बीच में इम्यूनो बूस्टर दिया जाता है, बूस्टर डोज दी जाती है, ताकि आपका मनोबल है वो कमजोर ना हो और आप इसी तरीके से दिन दुगने और रात चौगुने इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हम मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। आप हमसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है। हम आपके लिए जितना होगा बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करने की आपको कोशिश करते हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपको भी अपनी मेहनत को पूरी तरीके से क्या देना है, अंजाम देना है, और अपने और अपने माता पिता का, अपने परिवार का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है। तो अपन इससे बाद में पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या देख पढ़ेंगे, एआरटी के बारे में पढ़ेंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में। क्या वो स्टार्ट हुई 2004 में स्टार्ट हुई इंडिया में। बात करते हैं कि एआरटी के बाद में पीडियाट्रिक एआरटी कब स्टार्ट हुई, 2006 में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिए, एआरटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एआरटी क्या होती है।